सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एकक कोशिका की वीमा संबंधी गणनाएं। दोस्तों, आज हम लोग एक एकक कोशिका का घनत्व का जो सूत्र है उसको व्युत्पन्न करेंगे और उस सूत्र पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इस चैप्टर में हम घनीय एकक कोशिका को पढ़ रहे हैं और घनीय एकक कोशिका के कणों की स्थिति के आधार पर इसके 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। एक तो SCC, दूसरा BCC और तीसरा FCC। अब अगर आपको किसी एकक कोशिका का घनत्व लिखना है तो एकक कोशिका के घनत्व का सूत्र होगा, दोस्तों किसी के भी घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो अगर आपको एकक कोशिका का घनत्व लिखना है तो वहां पे आएगा एकक कोशिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोशिका का आयतन। तो घनत्व हो जाएगा एकक कोशिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोशिका का आयतन। अब एकक कोशिका का द्रव्यमान हम अलग से लिखते हैं, एकक कोशिका का आयतन हम अलग से लिखते हैं और उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उससे निकल के आ जाएगा घनत्व। तो देखिए, एकक कोशिका का द्रव्यमान, देखिए इसको लिखना बेहद आसान है। एकक कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। भाई यहाँ पर जितने भी कण हैं उन सभी का द्रव्यमान यहाँ पर आएगा और उनका द्रव्यमान कैसे निकल सकता है? कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान कैसे लिखेंगे आप? कणों की प्रभावी संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। ठीक बात है भाई, जितने भी कण हैं उन कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान, इससे आ जाएगा एकक कोशिका का द्रव्यमान। ओके, और प्रभावी कणों की संख्या SCC में होती है 1, BCC में होती है 2 और FCC में होती है 4। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियोस में। तो ये प्रभावी कणों की संख्या यहां पर आ जाएगी। अब दोस्तों हमें ये सोचना है कि एक कण का द्रव्यमान हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपसे मैं बात करूं मोलर द्रव्यमान के बारे में, मतलब एक मोल का द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान होता है 6.02 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान। इसको बोलते हैं अवोगैड्रो संख्या। तो अवोगैड्रो संख्या के बराबर कणों का जो द्रव्यमान होता है उसको हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। अर्थात इसको दोस्तों सिंबॉलिकली लिखते हैं तो Na लिखते हैं। Na का मतलब क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। ये डिवाइड में समझ लेना आप इसको। ये 6.02 10⁻23 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? Na बोल सकते हैं। तो Na कणों का जो द्रव्यमान है वो क्या है? मोलर द्रव्यमान। तो Na कणों का, वापस लिख रहा हूं मैं, Na कणों का द्रव्यमान जो है वो है मोलर द्रव्यमान और मान लो इसका सिंबल है कैपिटल M। तो Na कणों का द्रव्यमान हो गया कैपिटल M। तो दोस्तों एक कण का द्रव्यमान कितना होगा? कण का द्रव्यमान होगा, Na कणों का है कैपिटल M, तो एक कण का होगा कैपिटल M अपॉन में Na। फिर से देख लीजिए, एकक कोशिका का द्रव्यमान होता है कणों की प्रभावी संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान। मतलब एकक कोशिका में जितने भी कण हैं उन सभी कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। अब एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों ये मूल कॉन्सेप्ट है कि मोलर द्रव्यमान होता है इतने कणों का द्रव्यमान, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 कणों के द्रव्यमान को हम लोग मोलर द्रव्यमान कहते हैं, राइट। तो मतलब Na कण, Na मतलब यही 6.02 10⁻23, Na कणों का द्रव्यमान है मोलर द्रव्यमान के बराबर। तो एक कण का द्रव्यमान कितना होगा? मोलर द्रव्यमान अपॉन में Na। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 5 पेन की कीमत 25 रुपए है तो एक पेन की कितनी होगी? 25/5। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करा है। ओके, तो एक कण का द्रव्यमान हमारे पास आ गया कैपिटल M अपॉन में Na। तो यहां से हम एकक कोशिका का द्रव्यमान फिर से लिख सकते हैं। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान हो गया प्रभावी कणों की संख्या, जिसको हम Z बोल रहे हैं। तो प्रभावी कणों की संख्या Z गुणा एक कण का द्रव्यमान, और एक कण का द्रव्यमान आ चुका है कैपिटल M अपॉन में Na। तो दोस्तों ये आ गया एकक कोशिका का द्रव्यमान। अब अगर आपको लिखना हो एकक कोशिका का आयतन, तो एकक कोशिका घन के रूप में है और घन की विमा कितनी है? A। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे भुजा A है तो एकक कोशिका का आयतन हो जाएगा A³। अब आयतन का मान यहां रख देंगे और द्रव्यमान का मान यहां रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा घनत्व। तो घनत्व D बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान जो कि है Z इंटू कैपिटल M अपॉन में Na डिवाइड बाय एकक कोशिका का आयतन जो कि है A³। तो यहां से फॉर्मूला आ गया D बराबर Z इंटू कैपिटल M डिवाइड में Na इंटू A³। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। इस फॉर्मूले पे बेस आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। और इस फॉर्मूले में कौन क्या है फिर समझ लीजिए। D है एकक कोशिका का घनत्व, Z है प्रभावी कणों की संख्या, आपको क्वेश्चन में लिख के देगा SCC है, BCC है या फिर FCC है। अगर SCC हो तो ये 1 होगा, BCC है तो ये 2 होगा और FCC है तो ये 4 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम Z की वैल्यू रखेंगे। कैपिटल M है मोलर द्रव्यमान,
जो भी क्रिस्टल है उसका मोलर द्रव्यमान। Na है 6.02 × 10⁻23 और A है एकक कोष्टिका की भुजा या एकक कोष्टिका की विमा, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूले बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी देखते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो अच्छे से क्लियर हो। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा। दोस्तों एक्स किरण विवर्तन एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसके अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा इतनी एकक कोष्टिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन का हल करना अपन शुरू करेंगे तो पहले तो आप एक बात याद रखें कि न्यूमेरिकल को हम सॉल्यूशन से या हल से स्टार्ट करते हैं और आंसर पे खत्म करते हैं, राइट। कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहां पर पहले उत्तर लिख देते हैं तो उनके आधा नंबर बोर्ड में कटता है इस बात का, क्योंकि यहाँ पे उत्तर अगर आपने लिख दिया तो अभी जो लाइन में लिखूंगा वो उत्तर थोड़ी है, उत्तर तो लास्ट में आएगा। इसलिए न्यूमेरिकल्स को आप हल से शुरू करें या फिर सोल्यूशन से शुरू करें, आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, सोल्यूशन या फिर हल, राइट। सबसे पहला काम होता है कि जो भी न्यूमेरिकल में आपको गिवन है उसको आप लिस्ट कर लें। तो देखते हैं, इतनी दे रखी है हमको कोष्टिका कोर, मतलब एकक कोष्टिका की जो विमा है, एकक कोष्टिका की जो भुजा है ए, वो हमको गिवन है कितना, 3.608 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना दोस्तों ये सेंटीमीटर में है। अब उसने कहा है कि ये बनाता है एफसीसी एकक कोष्टिका। तो अगर ये एफसीसी एकक कोष्टिका बनाता है तो प्रभावी कणों की संख्या z का मान कितना हो गया, 4। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व, मतलब तांबे का घनत्व d जो है वो भी हमको गिवन है कितना, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तांबे का घनत्व है वो भी हमको गिवन है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, इसका मतलब हमें यहाँ पे यूनिट्स में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तांबे के परमाणु द्रव्यमान की गणना करें, मतलब तांबे का जो परमाणु द्रव्यमान है कैपिटल M, उसके बारे में हमें पता नहीं है और उसी की गणना हमको करनी है। तो ये मैंने जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसको लिख लिया। अब मुझे सूत्र लिखना है घनत्व का, जो कि होता है D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू ए क्यूब। ये तो अपन अभी ड्राइव किया, तो ये सूत्र मैंने लिख दिया D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू ए क्यूब। अब देखते हैं इसमें से अपन को क्या क्या पता है और क्या क्या निकालना है। तो देखिए Z हमको पता है 4, कैपिटल M हमको निकालना है, Na हम जानते हैं 6.02 × 10⁻23, A का मान भी इसने हमको दिया है 3.608 × 10⁻⁸। तो A गिवन है, Na अपन जानते हैं, Z गिवन है और यहाँ पर D भी गिवन है 8.92। तो बस इस कैपिटल M को जो कि अननोन है उसे हमें निकालना है और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मैं कैपिटल M को एक तरफ कर रहा हूँ, बाकी सबको एक तरफ कर रहा हूँ, वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल M आ गया D इंटू Na इंटू ए क्यूब डिवाइड बाय Z। आगे देखते हैं, D का मान गिवन है 8.92, Na हमें पता होता है 6.02 × 10⁻23 इंटू A का मान हमको दिया हुआ है 3.608 × 10⁻⁸ का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे A का क्या है, क्यूब, डिवाइड बाय Z हमको पता है, Z का मान है 4। तो इन सब को जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस M का मान निकल के आएगा और M का मान निकल के आता है 63.1। तो कैपिटल M का जो मान है वो निकल के आता है 63.1 और ये होगा 63.1 ग्राम पर मोल, क्योंकि एक मोल का मास है और यूनिट्स के अकॉर्डिंग हर जगह ग्राम सेंटीमीटर चल रहा था, तो यहाँ पे यूनिट आएगी ग्राम, तो 63.1 ग्राम पर मोल। इस तरह से दोस्तों इस फॉर्मूले में 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, उसमें से कोई 4 आपको पता होंगी और एक आपको निकालनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन था ये। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए अब देखिए इसका हल लिखना शुरू करते हैं। सिल्वर एफसीसी जालक बनाता है, तो आपको अगर गिवन है कि वो एफसीसी बना रहा है तो एफसीसी में Z का मान हो गया 4, तो सिल्वर एफसीसी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोण की लंबाई 408.6 pm है। तो एकक कोशिका के कोण की लंबाई गिवन है हमको 408.6 पिकोमीटर। अब दोस्तों इस पिकोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 408.6 × 10⁻12 मीटर, क्योंकि एक पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पिको को हटा के मैंने लिख दिया 10⁻12, तो 408.6 पिकोमीटर हो गया 408.6 × 10⁻12 मीटर। अब आगे देखते हैं, सिल्वर का घनत्व ज्ञात करें, तो हमें घनत्व निकालना है। घनत्व D हमें पता नहीं है और परमाणविक द्रव्यमान जो उसका मतलब एक तरह से मोलर द्रव्यमान है
परमाणु द्रव्यमान मतलब मोलर द्रव्यमान, कैपिटल एम वो आपको दे रखा है 107.9 यू, यू का मतलब होता है ग्राम पर मोल, तो 1079 ग्राम पर मोल। अब दोस्तों एक बात समझें, ग्राम जो है वो सीजीएस मात्रक है और कोर की लंबाई जो आपने लिखी है वो मीटर में लिखी है और मीटर एसआई मात्रक है, तो कोर की लंबाई आपके एसआई मात्रक में है और मोलर द्रव्यमान आपका सीजीएस मात्रक में है, तो हमें मोलर द्रव्यमान को बदलना पड़ेगा एसआई मात्रक में, और ग्राम का जब हम एसआई मात्रक में कन्वर्जन करेंगे तो वो बन जाएगा किलोग्राम, और मुझे इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 107.9 डिवाइड बाय 1000, उसको मैं मल्टीप्लाई में 10⁻³ लिख रहा हूँ, अब ये हो गया केजी पर मोल, अब ये हो गया केजी पर मोल। अब आप सोचेंगे यहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था सीजीएस मात्रक, ये भी ग्राम में था सीजीएस मात्रक, तो यहाँ कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर एक है आपका एसआई मात्रक में, दूसरा है सीजीएस में, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा, दोनों को बराबर करना है, इसलिए मैंने इसको बदला किलोग्राम में ताकि आ गया आपका एसआई मात्रक में। अब आगे देखिए, डी का जो सूत्र है वो होता है Z इंटू कैपिटल M अपॉन NA इंटू ए क्यूब, तो इसको अप्लाई करते हैं, Z का मान है 4, कैपिटल M निकाल लिया अपन ने 107.9 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय NA का मान हमको पता होता है, अब आगे दो संख्या 6.02 10⁻23, ए है कोर की लंबाई, कोर की लंबाई है आपकी 408.6 इंटू 10⁻12, तो 408.6 इंटू 10⁻12 का होल क्यूब, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो डी का मान आएगा 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन यहाँ पे ऐसे ही मात्रक में मीटर क्यूब, तो ये उत्तर आ गया आपका 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपका उत्तर हो गया। तो इन दोनों न्यूमेरिकल से दोस्तों आपने सीखा कि किस तरह से जो भी क्वेश्चन में हमको गिवन होता है पहले हम उसको लिखते हैं, फिर हम हमारा सूत्र लगाते हैं और उस सूत्र को लगाने के बाद हमें जो भी चीजें पता होती हैं उन सब की वैल्यू पुट करते हैं और जो भी हमें निकालना होता है उसको रीअरेंज करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टॉपिक पे बेस बहुत आसान आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में किस तरह से आपको डेटा कलेक्ट करना है। ये हमने डेटा कलेक्ट किया है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और ढंग से फॉर्मूले को अप्लाई करके बेसिक लेवल पे आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों हम एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा लॉजिकल हमको सोचना पड़ेगा, तो हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रीय है, मतलब बीसीसी है, कोष्टिका की कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, मतलब जो एकक कोष्टिका है उस एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई है 288 पिकोमीटर, अर्थात 288 इंटू 10⁻12 मीटर। तो ए आपको गिवन है 288 इंटू 10⁻12 मीटर। तो यहां से अपन एकक कोशिका का आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि एकक कोशिका का आयतन क्या होगा, ये घन है और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो भुजा हमको गिवन है, तो हम पहले ऐसा करते हैं एकक कोशिका का आयतन निकालते हैं। तो एकक कोशिका का आयतन ये हो जाएगा 288 इंटू 10⁻12 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका जो भी आयतन है, इसका जो भी आयतन है वो हमने निकाल लिया, कितना आयतन है 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों इससे जो आंसर आया था वो मीटर क्यूब में आया था, मैंने उसको कन्वर्ट किया है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आगे जो हमको गिवन है घनत्व सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तथा तत्व का घनत्व इतना है, तो जो भी तत्व है उस तत्व का घनत्व आपको दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं, तो हमें निकालना है कि 208 ग्राम तत्व में परमाणु कितने हैं, राइट। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। उसने हमें लिख के दिया कि एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित है, तो हमने पता लगा लिया बीसीसी है, राइट। अगर बीसीसी है तो एक एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होगी, 2, ये बात भी हम बोल सकते हैं। आगे देखिए, कोशिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, तो 288 पिकोमीटर है तो कन्वर्ट कर लिया 288 इंटू 10⁻12 मीटर, और इसका क्यूब करके, भुजा का क्यूब करके हमने ये निकाल लिया कि एकक कोशिका का आयतन कितना है, और एकक कोशिका का आयतन आ गया दोस्तों 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक एकक कोशिका का आयतन इतना है, राइट। अब उसने लिख के दिया कि तत्व घनत्व आपका है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और तत्व कितना ले रखा है आपने, तत्व आपके पास है 208 ग्राम, और आपको बताना है कि उस तत्व में परमाणु कितने हैं। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लें और डेटा को आराम से देख लें। इस घनत्व की सहायता से और इस द्रव्यमान की सहायता से
हम पहले ये पता लगाते हैं कि 208 ग्राम तत्व जो है वो आयतन कितना घेरेगा। फिर से इस घनत्व की सहायता से, इस द्रव्यमान की सहायता से हम पहले ये पता लगाते हैं कि 208 ग्राम तत्व कितना आयतन घेरेगा। राइट, फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब हम निकालते हैं 208 ग्राम तत्व का आयतन। तो घनत्व बराबर है द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो आयतन इधर आ जाएगा, आयतन हो जाएगा द्रव्यमान अपॉन घनत्व। कितना द्रव्यमान है आपके पास? 208 ग्राम डिवाइड बाय घनत्व। घनत्व कितना है आपके पास? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉल्व करने पर यहां से 208 ग्राम तत्व का आयतन आता है 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनिए, अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन की गुंजाइश है। कंफ्यूजन ये है कि ये वाला आयतन कौन सा है और ये वाला आयतन कौन सा है। दोस्तों ये वाला आयतन है एक एकक कोष्टिका का आयतन, और ये वाला आयतन है जो सैंपल आपको दिया है उसका आयतन। मतलब अगर एक एकक कोष्टिका बनेगी तो वो इतना आयतन घेरेगी, और आपको जो सैंपल दिया है उस सैंपल का आयतन कितना है? इतना है। तो दोस्तों अब हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कितनी एकक कोष्टिकाएं होंगी। उसका पता कैसे लगाएंगे? हमारे सैंपल का कितना आयतन है डिवाइड बाय एक एकक कोशिका कितना आयतन है। जब उसको डिवाइड करके आंसर निकलेगा तो वो आंसर आपको यह बताएगा कि कितनी एकक कोशिकाएं उपस्थित हैं इस आयतन के अंदर। सही बात है। मान लीजिए आपके पास 100 मीटर क्यूब आयतन है। राइट, मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास 100 मीटर क्यूब आयतन है और आपके पास एक ऐसा बॉक्स है जो बॉक्स 10 मीटर क्यूब आयतन घेरता है। और मैंने आपसे पूछा कि 100 मीटर क्यूब आयतन में उस 10 मीटर क्यूब घेरने वाले कितने बॉक्स होंगे। तो आपके पास आयतन है 100 मीटर क्यूब, एक बॉक्स घेरता है 10 मीटर क्यूब। तो आप बोल सकते हैं कि सर ऐसे 10 बॉक्स आ सकते हैं इस आयतन के अंदर। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो आयतन है वो है 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमारी एकक कोशिका कितना आयतन घेरती है? वो ये रहा 2.39 इंटू 10⁻³ तो कितनी एकक कोशिकाएं होंगी इस आयतन के अंदर? ये वाला आयतन डिवाइड बाय ये वाला आयतन। सही है, तो करते हैं इसको। एकक कोशिका की संख्या बराबर उपस्थित आयतन डिवाइड बाय एक एकक कोशिका का आयतन। उपस्थित आयतन कितना आयतन है आपके पास? 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। एक एकक कोशिका कितना आयतन होता है? 2.39 इंटू 10⁻23। ये आपने पहले निकाल लिया था। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एकक कोशिका की कितनी संख्या हमारे पास है, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 12.08 इंटू 10⁻23 एकक कोशिकाएं। तो दोस्तों अब हमारे पास आ चुका है कि कितनी एकक कोशिकाएं हैं, और ये एकक कोशिकाएं क्या बना रही हैं? ये सारी एकक कोशिकाएं बीसीसी बना रही हैं। और हमसे पूछा था कि परमाणुओं की संख्या क्या है। आप जानते हैं कि एक बीसीसी के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हमारे पास कितनी बीसीसी एकक कोशिकाएं हैं? 12.08 इंटू 10⁻23। तो परमाणु कितने होंगे? कितनी बीसीसी है? 12.08 इंटू 10⁻23। ये तो बीसीसी एकक कोशिकाएं हैं। एक के अंदर परमाणु संख्या 2 है तो गुणा 2। तो यहां से परमाणु आ गए 24.16 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये हो गया आपका आंसर। राइट, एक बार मैं आपको वापस ब्रीफ कर देता हूं क्वेश्चन क्या था, हमने कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन ने लिख के दिया कि एक तत्व की एकक कोशिका अंतः केंद्रित है, मतलब बीसीसी है। उसने हमको कोर की लंबाई दी। जैसे ही उसने हमको कोर की लंबाई दी, हमने ये निकाल लिया कि एक एकक कोशिका का आयतन कितना है, और एक एकक कोशिका का आयतन आ गया इतना। उसके बाद उसने हमें तत्व का घनत्व लिख के दिया और तत्व का द्रव्यमान लिख के दिया। तो तत्व के घनत्व की हेल्प से और तत्व के द्रव्यमान की हेल्प से हमने तत्व का आयतन निकाल लिया। मतलब इतना आयतन हमारे पास अवेलेबल है, और इतना आयतन एक एकक कोशिका घेरती है। तो एकक कोशिकाएं कितनी होंगी इस आयतन में? ये वाला आयतन डिवाइड बाय ये वाला आयतन। तो जब हमने उपस्थित आयतन को एकक कोशिका के आयतन से भाग लगाया तो हमारे पास निकल के आया एकक कोशिका की संख्या। अब क्योंकि एकक कोशिका की संख्या हमारे पास आ चुकी है और हमको पता है कि अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में कणों की संख्या 2 होती है, तो इतनी एकक कोशिकाओं में कितनी होगी? गुणा 2। और इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 24.16 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप आरबीएससी से भी हैं, यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हर बोर्ड में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग का है।
अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा है तो वापस से वीडियो को प्ले कर लें और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, राइट। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जो मैंने इसके पहले 2 करवाए थे। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे निविड़ संकुलन। दोस्तों, निविड़ संकुलन का मतलब होता है क्लोज पैकिंग। दोस्तों, जब हम पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर पढ़ते हैं तो अंतर में जब हम ठोस अवस्था की बात करते हैं तो ठोस अवस्था में जो कण होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम होता है, क्योंकि उनके मध्य अंतरा आणविक बल अधिकतम होता है। ये हमें क्लास 9 से पढ़ाया जाता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये बात बोल सकते हैं कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, और उसे दोस्तों हम कहते हैं निविड़ संकुलित संरचना। इसकी इंग्लिश है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। मतलब कण आपस में एक दूसरे के पास इस तरह से रहेंगे कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। ठीक बात है। आगे बात लिखी है, यदि अवयवी कणों को समरूप कठोर ठोस गोला मान लिया जाए, मतलब हम हमारे इस टॉपिक में ठोस का जो कण है उसको एक समरूप गोले के रूप में मान के चलेंगे जिसकी त्रिज्या होगी r, और इस गोले को हम मानेंगे कि अपने आप में एक ठोस गोला है। ओके, तो हम निम्नलिखित 3 पदों में त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचनाएं बना सकते हैं। त्रिविमीय मतलब होता है 3 डायमेंशनल निविड़ संकुलित क्लोज्ड पैक्ड। तो हम बनाने वाले हैं 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, अर्थात 3D के अंदर ठोस का निविड़ संकुलित संरचना। दोस्तों, 3 डायमेंशन पे हम डायरेक्ट नहीं आ सकते। 3 डायमेंशन पे जाने से पहले हमें 1 डायमेंशन में पढ़ना पड़ेगा, फिर उससे हम 2 डायमेंशन बनाएंगे और उससे फिर हम 3 डायमेंशन बनाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है एकविमीय निविड़ संकुलन, अर्थात 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर या फिर 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दोस्तों, 1 डायमेंशन का मतलब होता है कि आपके पास एक विमा है। अब या तो वो x हो सकता है, या फिर वो y हो सकता है, और या फिर वो z हो सकता है। दोस्तों, ये ठोस गोले हैं और आपको कहा जाए कि इन ठोस गोलों को एक विमा में आपको इस प्रकार से रखना है कि इनके बीच में रिक्त स्थान कम से कम हो। तो हम हमारे कॉमन सेंस से इन गोलों को इस तरह अरेंज करेंगे। ये पहला गोला, इसके जस्ट टच करता हुआ दूसरा गोला, उससे जस्ट टच करता हुआ तीसरा गोला, उससे जस्ट करता हुआ चौथा गोला, और इस तरह से। और इस संरचना में आप ये देख सकते हैं कि सभी गोलों के केंद्र एक ही लाइन में होंगे। अर्थात एकविमीय निविड़ संकुलन में हम लोग गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उन सभी के केंद्र एक ही रेखा में आते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप ये देख सकते हैं कि प्रत्येक गोले को, जैसे मान लीजिए ये गोला है, प्रत्येक गोले को एक गोला इधर और एक गोला इधर, तो प्रत्येक गोले को 2 गोले स्पर्श कर रहे हैं। दोस्तों, निविड़ संकुलित संरचना में एक गोले को उसके निकटवर्ती जितने भी गोले आपस में टच करते हैं उसको हम कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या। तो एकविमीय निविड़ संकुलन में आपने देखा कि एक गोले को उसके निकटवर्ती 2 गोले टच कर रहे हैं, अर्थात उपसहसंयोजन संख्या यहां पर है 2। तो एकविमीय निविड़ संकुलन में हम गोलों को इस प्रकार रखते हैं कि सभी गोले के केंद्र एक ही रेखा में आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस संरचना में एक गोले को उसके निकटवर्ती 2 गोले स्पर्श करते हैं, अर्थात उपसहसंयोजन संख्या 2 होती है। तो ये था दोस्तों एक विमा निविड़ संकुलन। अब इसकी लैंग्वेज हम लिख लेते हैं। एक विमा में निविड़ संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में, ये दोस्तों एक पंक्ति है, एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। तो ये एक पंक्ति में इस प्रकार रखे गए हैं कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। आगे, इस प्रकार की निविड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों को इस व्यवस्था में स्पर्श कर रहा है। आगे की बात, एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो क्योंकि यहां पर एक गोला 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, अतः इस संरचना की उपसहसंयोजन संख्या 2 होगी। ठीक बात है। तो ये हमने देखा एकविमीय निविड़ संकुलन। अब हम पढ़ेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन, और इसी को एक्सपेंड करते हुए, इसी का विस्तार करते हुए हम बनाएंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन। तो शुरू करते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। देखिए दोस्तों, एकविमीय निविड़ संकुलन के अंदर पंक्तियों को ऐड करने पर, पंक्तियों को जोड़ने पर हम क्या बनाते हैं, द्विविमीय निविड़ संकुलन। यह 2 प्रकार का होता है और दोनों प्रकार पहले हम समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि उन दोनों प्रकारों का नाम कैसे लिखें। तो दोस्तों, एकविमीय निविड़ संकुलन में
आप लोगों ने गोलों को इस प्रकार रखा था कि सारे गोले एक दूसरे को स्पर्श करें। तो एक विमीय निविड़ संकुलन हम कर चुके हैं, अब द्विविमीय निविड़ संकुलन करना है। मतलब एक एक्सिस आपने काम में ले लिए, अब आपको दूसरी एक्सिस काम में लेनी है। एक अक्ष आप काम में ले चुके हैं, अब आपको दूसरा अक्ष काम में लेना है। अर्थात अब हमें ये वाला अक्ष भी काम में लेना है। तो ये एक अक्ष था, एक विमीय निविड़ संकुलन में हमने इसको काम में ले लिया था। अब हमको लेना है दूसरा वाला अक्ष काम में। तो इसमें अब हम दूसरी पंक्ति को, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को इस प्रकार लगाएंगे कि इस गोले के जस्ट नीचे एक और गोला, इस गोले के जस्ट नीचे एक और गोला, ऐसे ही इस गोले के जस्ट नीचे एक और गोला, और इस गोले के जस्ट नीचे एक और गोला। तो ये व्यवस्था मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से बनेगी। इसके जस्ट नीचे एक और गोला, इसके जस्ट नीचे एक और गोला, इसके जस्ट नीचे एक और गोला, इसके जस्ट नीचे एक और गोला। तो ये प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति। अब जो तीसरी पंक्ति बनेगी, इसके जस्ट नीचे एक और गोला, इसके जस्ट नीचे एक और गोला। मतलब सभी गोलों के केंद्र जो है वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में संरेखित है। ये इस तरह से भी संरेखित है और ये इस तरह से भी संरेखित है। सही है। अब दोस्तों, अगर आप इस व्यवस्था में किसी भी एक गोले पर ध्यान दें तो वो गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों के संपर्क में है। अगर आप किसी भी एक गोले पर ध्यान दें तो वो गोला अपने निकटवर्ती गोलों के संपर्क में है, और वो निकटवर्ती गोले जिनके संपर्क में वो है 4। अब ये गोला जिन 4 गोलों के संपर्क में है, अगर मैं उनके केंद्र को मिलाऊं तो आप देखें, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र और इसका केंद्र। अगर मैं चारों के केंद्र को मिलाऊं तो चारों के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर है, इसका मतलब किसका निर्माण हो रहा है? वर्ग का। इसलिए दोस्तों इस प्रकार के संकुलन को हम बोलते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन। और इसमें उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? उपसहसंयोजन संख्या, कितने गोले आपस में टच कर रहे हैं। तो एक गोले को 4 गोले टच कर रहे हैं, तो उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 4। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन का पहला प्रकार हमने पढ़ लिया, जिसका नाम है वर्गीय निविड़ संकुलन। अब दूसरा प्रकार देखते हैं दोस्तों। ये आपने पहली पंक्ति बनाई थी, और पहली पंक्ति एक विमीय निविड़ संकुलन में आपने इस प्रकार बनाई थी कि सारे गोले एक दूसरे को टच कर रहे थे। अब दूसरी पंक्ति लगाने का एक अलग तरीका हो सकता है। वो क्या है दोस्तों? आप ध्यान से देखें, यहां पर एक गैप है, इधर भी एक गैप है, इधर भी एक गैप है। दोस्तों इस गैप को हम बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं इसको? अवनमन। तो अब दूसरी पंक्ति अपन इस प्रकार लगा सकते हैं कि वो इन अवनमनों के मध्य आए। ये पहला गोला इस अवनमन में, ये दूसरा गोला इस अवनमन में, और ये तीसरा गोला इस अवनमन में। ठीक बात है। अब यहां पर अवनमन बन गया है, यहां पर अवनमन बन गया है। तो अब अगली पंक्ति इस प्रकार से कि ये इसके अवनमन में और ये इसके अवनमन में। फिर अवनमन कहां पर बना है? यहां पर। तो अगला गोला इसके अवनमन में। दोस्तों इसके आगे भी गोले हैं, इधर भी गोले हैं, मैं सिर्फ जितना अवेलेबल है उतना बता रहा हूं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आपको पहली पंक्ति के जो भी अवनमन है, रिक्त स्थान है, वहां पर दूसरी पंक्ति को रखना है। तो इस प्रकार की संरचना में हम दूसरी पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वो पहली पंक्ति के अवनमन में आ जाए। अब यहां पर इस गोले को जितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर आप उन सभी के केंद्र को मिलाएं, जितने गोले स्पर्श कर रहे हैं अगर आप उन सभी के केंद्र को मिलाएं, तो आप देख सकते हैं कि एक षटकोण का निर्माण हो रहा है। और इसलिए दोस्तों इस निविड़ संकुलन को बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। और एक गोले को 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए यहां पर उपसहसंयोजन संख्या आपको देखने को मिलेगी 6। तो ये था दोस्तों षटकोणीय निविड़ संकुलन। एक और बात डिस्कस करते हैं। अगर इस पंक्ति की व्यवस्था को मैं ए का नाम दूं, मतलब ये जो पंक्ति की व्यवस्था है इसको अगर मैं ए का नाम दूं, तो इसके जस्ट नीचे ये वाला गोला है, इसके जस्ट नीचे ये वाला गोला है, और इसी प्रकार से आगे है। इसका मतलब जो पंक्ति ए है बिल्कुल उसी तरह से नीचे वाली पंक्ति बनाई गई है। तो अगर ऊपर वाली पंक्ति ए है तो नीचे वाली पंक्ति को भी हम ए बोल सकते हैं, और उसके नीचे वाली को भी हम ए बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो पैटर्न है वो पैटर्न है ए ए ए ए पैटर्न। सारी पंक्तियां एक जैसी हैं। इधर दोस्तों अगर इस पंक्ति को हम ए का नाम दें तो ये पंक्ति से अलग है, तो इसको हमको बी का नाम देना पड़ेगा। परंतु अगर आप तीसरी वाली पंक्ति के केंद्र को देखें
तो वो पहले वाली पंक्ति के केंद्र के साथ संरेखित है। ये देखिए, अगर आप तीसरी वाली पंक्ति के केंद्र को देखें तो वो पहले वाली पंक्ति के केंद्र के साथ संरेखित है, अर्थात तीसरी पंक्ति फिर से ए है। चौथी पंक्ति की बात करें तो चौथी पंक्ति दूसरी पंक्ति के गोले के केंद्र के साथ संरेखित है, मतलब ये फिर से बी है। तो ये पंक्ति और ये पंक्ति एक जैसी है, ये पंक्ति और ये पंक्ति एक जैसी है। आने वाली पंक्ति में भी पैटर्न रहेगा ए बी। तो यहां पर जो पैटर्न आपको मिल रहा है वो है ए बी पैटर्न। तो दोस्तों, वर्गीय निविड़ संकुलन में पैटर्न होता है ए पैटर्न और यहां पैटर्न होता है ए बी पैटर्न। अब मैं इन दोनों की लैंग्वेज को लिख रहा हूं, फिर अपन एक बार और इसको पढ़ लेंगे। ओके, वर्गीय निविड़ संकुलन, दूसरी पंक्ति को, यह है दोस्तों दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र, तो ये दोनों पंक्तियों के जो गोले हैं इनके केंद्र क्षैतिजीय मतलब ऐसे, इस तरह से, एवं ऊर्ध्वाधर इस तरह से। तो क्षैतिजीय तथा ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा में हो। तो क्षैतिजीय सभी के केंद्र एक रेखा में है, ऊर्ध्वाधर सभी के केंद्र एक रेखा में है, मतलब ये जो व्यवस्था है ये कहलाएगी वर्गीय निविड़ संकुलन। और इसमें प्रत्येक गोले को 4 गोले स्पर्श करते हैं, तो उपसहजन संख्या होती है 4 और पैटर्न होता है ए पैटर्न। ओके, इधर षटकोणीय निविड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति को, ये जो द्वितीय पंक्ति है इसको प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति से बने अवनमन गर्त में आ जाए। मतलब ये द्वितीय पंक्ति का जो गोला है ये प्रथम पंक्ति के कारण ये जो अवनमन बना था इस अवनमन में आ जाए, द्वितीय पंक्ति का गोला इस अवनमन में आ जाए और इस वाले अवनमन में आ जाए। सही बात है। अगली पंक्ति फिर से वैसे ही रखेंगे कि जो गर्त द्वितीय पंक्ति से बना है ये वाला, अगली पंक्ति वहां पर आए, अगली पंक्ति वहां पर आए। राइट, इस प्रकार बनी व्यवस्था में प्रत्येक गोले को 6 गोले स्पर्श करते हैं, उन सभी के अगर केंद्र को मिलाए तो एक षटकोण बनता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। और इसके अंदर पैटर्न होता है ए बी पैटर्न। राइट, अब दोस्तों इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इस वर्गीय निविड़ संकुलन से बनाएंगे इसका 3D और षटकोणीय निविड़ संकुलन से बनाएंगे इसका 3D, अर्थात त्रिविमीय निविड़ संकुलन। दोस्तों, ये एक पंक्ति थी, आपने एक और पंक्ति रख दी, तो उससे बन चुकी है परत। ये अपने आप में एक परत है। अब जब एक परत के ऊपर मैं दूसरी परत रखूंगा तो मैं तीसरा वाला अक्ष काम में लूंगा और उसको हम बोलेंगे त्रिविमीय। दोस्तों, एकविमीय निविड़ संकुलन में हम लोगों ने किसी भी एक अक्ष को लेकर अवयवी कणों को ठोस गोलों के रूप में मानकर इस तरह से व्यवस्थित किया था एक पंक्ति में कि सारे गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे। तो ये था दोस्तों एकविमीय निविड़ संकुलन। फिर जब हमने द्विविमीय निविड़ संकुलन किया तो द्विविमीय निविड़ संकुलन में हम लोगों ने 2 प्रकार देखे, जिसमें से पहला प्रकार था वर्गीय निविड़ संकुलन। उसमें हमने दूसरी पंक्ति को इस तरह से लगाया कि वो पहली पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे आए, अर्थात ऐसे। आप देख सकते हैं कि मैं एक गोले के जस्ट नीचे दूसरा गोला रख रहा हूं। फिर अगली पंक्ति में भी हम ऐसा ही करेंगे, उससे अगली पंक्ति में भी हम ऐसा ही करेंगे। और इस तरह से हमने एक और विमा को काम में ले लिया और ये बन गया द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब दोस्तों, आज हम इस वर्गीय निविड़ संकुलन से सीखने जा रहे हैं कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे बनाएं। देखिए, यह है एक अक्ष, मान लीजिए x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। यह है दूसरा अक्ष और अब जो तीसरा अक्ष है वो ऐसे रहेगा। आप इसको अगर मूल बिंदु मानते हैं तो ये हो गया आपका x अक्ष, ऐसे मान लीजिए, ये हो गया आपका y अक्ष और अब जो तीसरा अक्ष है वो आपकी तरफ होगा, अर्थात z अक्ष। तो हम x अक्ष को काम में ले चुके हैं एकविमीय निविड़ संकुलन, हम y अक्ष को काम में ले चुके हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन, अगर x और y दोनों काम में लिया है। अब तीसरा बचता है z अक्ष। दोस्तों, ये कहलाती है पंक्तियां, इनको पंक्ति कहते हैं। और एक पंक्ति दूसरी पंक्ति इस तरह से आपस में मिलाकर जो चीज बनी है वो है परत। तो हमने पंक्ति के नीचे पंक्ति लगा के जिस व्यवस्था का निर्माण किया है वो है परत। अब अगर मैं z अक्ष को काम में लेता हूं, इस वाले अक्ष को काम में लेता हूं, तो उस केस में मुझे इस परत के ऊपर एक और परत रखनी पड़ेगी। मैं आपको शब्दों से परिचित करा रहा हूं कि जब भी आप एकविमीय निविड़ संकुलन या द्विविमीय निविड़ संकुलन की डेफिनेशन को लिखें तो वहां पे पंक्ति वर्ड काम में लें, और जब भी आप
त्रिविमीय निविड़ संकुलन की बात करें तो परत वर्ड काम में लें। तो दोस्तों इस द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन के अंदर अब मैं एक और परत लगाऊंगा। और अभी तक हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि हमने इस व्यवस्था में हर एक गोले को, नीचे वाले गोले को, उसके अगले गोले को इस तरह से रखा है कि सभी के केंद्र एक ही रेखा के अंदर आए, सभी के केंद्र संरेखित हो। तो इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। अब जो अगली परत हम रखने वाले हैं वो ठीक इस गोले के ऊपर, अगली परत का गोला ठीक इस गोले के ऊपर, अगली परत का गोला ठीक इस गोले के ऊपर, और इस तरह से हम निविड़ संकुलन करेंगे। ये जो बोर्ड पे डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये डायग्राम 2 डायमेंशनल डायग्राम है, 2D डायग्राम है। अगर इसका 3D डायग्राम आप देखना चाहें तो वो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एक परत के ऊपर दूसरी परत को इस तरह से रखा गया है कि सभी के गोले एक ही रेखा के अंदर संरेखित हैं। तो इस तरह से हम वर्गीय निविड़ संकुलन को त्रिविमीय निविड़ संकुलन में परिवर्तित करते हैं। और दोस्तों अगर आप इस व्यवस्था को देखें और इस व्यवस्था के 3D डायग्राम को देखें और उस 3D में से अगर आप उस हिस्से को बाहर निकालें जिस हिस्से से ये पूरा रिपीट हो के बन रहा है, अर्थात एकक कोष्टिका को बाहर निकालें, तो वो एकक कोष्टिका घनीय एकक कोष्टिका होगी और उसमें भी आध्य एकक कोष्टिका होगी। फिर से ये जो व्यवस्था है ये 2D डायग्राम है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो 3D डायग्राम है। इस पूरे डायग्राम को अगर आप देखें और इसमें उस हिस्से की तलाश करें जिससे मिलकर ये पूरा डायग्राम बना है, तो वो हिस्सा ये होगा और ये हिस्सा है आध्य एकक कोष्टिका। अर्थात द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन परतों से जब हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाते हैं तो सरल क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है जिसकी एकक कोष्टिका होती है सरल एकक कोष्टिका, अर्थात आध्य एकक कोष्टिका। ठीक बात है। तो अब हम इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं। दूसरी परत को, पहली परत थी उसके ऊपर हमने रखी दूसरी परत, तो दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर हो। मतलब मैंने इस गोले को ऐसे रखा कि ये रेड वाले गोले जो पहली परत का था उसके ठीक ऊपर आए। सही बात है। उसके बाद इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोलों के केंद्र, अब आप अगर इन सब के केंद्र देखें, पहली परत के गोलों के और इसके ऊपर वाली परत के गोलों के देखें और उससे ऊपर वाली परत के गोलों के देखें, तो सभी गोलों के केंद्र क्षैतिज रूप से मतलब सीधी लाइन में और ऊर्ध्वाधर रूप से मतलब इस तरह से वर्टिकल एक रेखा में होते हैं। मतलब वो क्षैतिज रूप में भी एक रेखा में है और वो ऊर्ध्वाधर रूप में भी एक रेखा में है, तो एक रेखा में होते हैं। इसी प्रकार से अन्य परतों को भी रखा जा सकता है। तो हमें यही पैटर्न फॉलो करना है कि एक परत के ऊपर दूसरी परत को ऐसे रखना है कि वो नीचे वाली परत के गोलों के ठीक ऊपर हो। आगे देखते हैं। यदि पहली परत के गोलों की व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाए, मतलब जो पहली परत है उस पहली परत को अगर आप बोले ए व्यवस्था, ये नीचे वाली परत को अगर आप ए व्यवस्था का नाम दें, तो दूसरी और तीसरी और अन्य परतों की व्यवस्था भी ए प्रकार की ही होगी। अर्थात क्योंकि जो पहली परत है उसके ठीक ऊपर दूसरी परत रखी है, इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि जो पहली परत की व्यवस्था है वैसी ही दूसरी परत की है, तो दूसरी परत भी ए होगी, ऐसे ही तीसरी परत भी ए होगी। तो यहां पे जो व्यवस्था मिलेगी वो मिलेगी ए ए ए ए व्यवस्था। तो इस प्रकार की संरचना बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार से बने जालक को सामान्य घनीय जालक कहते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो जालक है, अगर इस जालक को त्रिविमा में देखा जाए तो ये घन के रूप में दिख रहा है। सही है। जिसकी एकक कोष्टिका ये वाली है और ये क्या है, ये है आध्य एकक कोष्टिका। ठीक बात है। तो जालक आपका है सामान्य घनीय जालक और एकक कोष्टिका आपकी है आध्य एकक कोष्टिका। तो यही बात लिखी है कि इस प्रकार से बने जालक सामान्य घनीय जालक हैं और उनकी एकक कोष्टिका आध्य एकक कोष्टिका है। ठीक बात है। अब दोस्तों द्विविमीय निविड़ संकुलन हमने दो तरह से किया था। एक तो था कि हमने पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति को एज इट इज रख दिया कि गोले एक दिशा में आए, मतलब गोले एक रेखा में आए, वो था वर्गीय निविड़ संकुलन। दूसरा हमने पहली पंक्ति के अवनमनों में रखा था जिससे बना था षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब हमको षटकोणीय निविड़ संकुलन के त्रिविम निविड़ संकुलन का अध्ययन करना है। तो शुरू करते हैं। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो पहले षटकोणीय निविड़ संकुलन को बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक विमीय निविड़ संकुलन करते हैं। तो ये हमने पहली पंक्ति को व्यवस्थित कर दिया जिसमें सभी गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब द्वितीय पंक्ति इस प्रकार बनानी है कि वो पहली पंक्ति के अवनमन में हो। तो अवनमन दोस्तों इस गैप को बोलते हैं। तो इस गैप के अंदर हमको दूसरा कण रखना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एवं इस प्रकार से। तो ये जो अगले गोले मैंने रखे हैं ये प्रथम पंक्ति के अवनमनों में है। अब द्वितीय पंक्ति के अवनमन में तृतीय पंक्ति के गोले आएंगे, अर्थात इस तरह से, और एवं इसके बाद में भी ऐसी व्यवस्था रखनी है। ये देखिए, तो ये हमने षटकोणीय निविड़ संकुलन को बना लिया है।
अब जब दोस्तों आपने षटकोणीय निबिड़ संकुलन बना लिया है तो अब आप देखें एक नई प्रकार की रिक्ति बनी है जो ये है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जब हम व्यवस्था को देखते हैं तो हमें इस प्रकार की एक रिक्ति मिलती है और एक रिक्ति दोस्तों ये वाली है जो इस प्रकार की है। अब हमें इन्हीं रिक्तियों का आच्छादन करना है, मतलब ये अपने आप में एक परत है। अब हमको अगली परत ऐसे रखनी है कि इन रिक्तियों का आच्छादन हो। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस रिक्ति को भरते हैं, अर्थात ये वाली रिक्ति। तो इस रिक्ति का आच्छादन करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस रिक्ति का आच्छादन करने के लिए मैंने एक गोला ऐसे रखा, इस रिक्ति का आच्छादन करने के लिए मैंने एक गोला ऐसे रखा, इस रिक्ति का आच्छादन करने के लिए मैंने एक गोला ऐसे रखा। इस तरह से मैं व्यवस्था को आगे बढ़ाता हूं। अब द्वितीय परत को दोस्तों जब हमने रखा तो द्वितीय परत को हमने इस तरह से रखा कि वो प्रथम परत के द्वारा जो रिक्ति बनी है, जो खाली स्थान भरा है, उसको भर सके। अब जब इस परत को रखते हैं तो अब हमें दो प्रकार के नए खाली स्थान मिलते हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे एक ही तरीके के हैं। ये वाला और ये वाला, जिसको मैंने ब्लू मार्क किया है। दूसरा ये ग्रीन वाला, ये एक टाइप के हैं, ये एक टाइप के हैं, ये एक टाइप के हैं। मैं ब्लू वालों को भी दोस्तों पूरी तरह से भर देता हूं। तो एक रिक्त स्थान अब बना है नए प्रकार का जो ये है, और एक रिक्त स्थान बना है दोस्तों जो ये है। अब इन दोनों को हमको समझना है कि ये नए रिक्त स्थान या नई खाली जगह किस प्रकार की है। तो इन दोनों खाली जगहों को समझने के लिए मैं यहां पर आपको दो प्रकार की रिक्ति समझाता हूं। पहली रिक्ति है चतुष्फलकीय रिक्ति। एक रिक्ति होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, और दोस्तों दूसरी रिक्ति होती है अष्टफलकीय रिक्ति। ध्यान से देखें, चतुष्फलकीय रिक्ति चार गोलों से मिलकर बनने वाली रिक्ति है। अर्थात चार गोले हैं आपके पास, एक, दो, तीन। तीन गोले इस तरह से रखें और एक गोला आपने इनके ऊपर इस प्रकार से रख दिया। तो अब बीच में जो रिक्ति बनी है उस रिक्ति का नाम होगा चतुष्फलकीय रिक्ति। अगर आप इस 2D डायग्राम में नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक 3 डायमेंशनल डायग्राम भी आ रहा है। इस डायग्राम में आप देखिए, नीचे तीन गोले हैं, उसके ऊपर एक गोला रखा है इस प्रकार से, आप यहां भी देख सकते हैं। तो उन तीन गोलों के ऊपर जो एक गोला रखा है उससे बीच में एक खाली स्थान बना है दोस्तों, उस खाली स्थान को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अगर आप इस प्रकार की रिक्ति को इसमें ढूंढना चाहें तो वो ये ब्लू वाली है या फिर ये ग्रीन वाली है, चेक कीजिए। देखिए ब्लू वाली में तो ऐसा नहीं है, ब्लू वाली के अंदर तो तीन के ऊपर एक जैसा पैटर्न नहीं मिल रहा। बट अगर आप ग्रीन वाली रिक्ति को देखें, आप ऐसा करें, जिसको मैंने मार्क किया है, इसी ग्रीन वाली रिक्ति को देखें तो इसमें ये ब्लैक वाला कण एक और ये रेड वाला कण दो, ये रेड वाला तीन, ये रेड वाला चार। तो यहां पे कितने कण हो गए? चार कण हो गए। मैं इसको अगर बनाऊं तो अपन इसके हिसाब से साथ साथ चेक करते हैं। तो जिस गोले की मैं बात कर रहा हूं वो गोला ये वाला है, ध्यान से देखें, ये वाला गोला। तो इस गोले को मैं यहां बना देता हूं। तो मैंने इस गोले को बनाया। अब इसके ऊपर तीन गोले हैं, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से। एक तो ये रेड वाला, एक ये रेड वाला और एक ये रेड वाला। मैं इन तीनों को बना रहा हूं। तो ये ब्लैक वाला गोला हो गया। इसके ऊपर ये जो रेड वाला गोला है ये ऐसे है, ये रेड वाला गोला ये इस तरह से है, और ये रेड वाला गोला इस तरह से है। और यहां ये जो रिक्ति बन रही है इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। देखिए आप, एक गोला नीचे तीन गोले ऊपर, चतुष्फलकीय रिक्ति। तीन गोले नीचे एक गोला ऊपर, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो यहां पर ये जो रिक्ति बनी है ग्रीन कलर की, ये कौन सी रिक्ति है? ये है चतुष्फलकीय रिक्ति। ऐसे ही ये देखिए, ये वाली भी कौन सी है? चतुष्फलकीय। ये ब्लैक वाला गोला, उसके ऊपर तीन गोले, चार गोलों से मिलकर बनने वाली रिक्ति। इसको देखिए, ये जो ब्लैक वाला पार्टिकल है उसके ऊपर भी एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। तो ये रिक्ति भी कौन सी है? चतुष्फलकीय रिक्ति। दोस्तों आप मेरे साथ साथ डायग्राम्स को ड्रॉ करते जाएं ताकि आपको ये टॉपिक बेहतर समझ में आए। और मैं बार बार टॉपिक्स को, बार बार एक ही बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद में इस टॉपिक को लेकर आपके साथ नहीं रहे। तो आगे देखिए, अब अष्टफल की रिक्ति की बात करते हैं। अष्टफल की रिक्ति में दोस्तों
तीन गोले इस प्रकार होते हैं और तीन गोले उसके विपरीत इस प्रकार से होते हैं। और अब बीच में जो रिक्ति बनी है उसका नाम है अष्टफलकीय रिक्ति। इसका भी 3 डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं 3 गोले नीचे हैं, 3 गोले ऊपर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब अगर मैं नीचे वाले 3 गोलों को जोड़ूं, उनके केंद्र को जोड़ूं तो वो ऐसा दिखेगा, और ऊपर वाले के 3 के केंद्र को जोड़ूं तो वो ऐसा दिखेगा। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और इस प्रकार जो बीच में रिक्ति बन रही है, खाली जगह बन रही है, उसका नाम है अष्टफलकीय रिक्ति। राइट। अब अगर मैं यहां समझाऊं आपको अष्टफलकीय रिक्ति, तो ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया है ये है अष्टफलकीय रिक्ति। इस रिक्ति को ध्यान से देखिए, ऊपर 3 गोले हैं लाल कलर के, नीचे 3 गोले हैं ब्लैक कलर के, और उनके बीच की रिक्ति होगी अष्टफलकीय रिक्ति। इसको मैं अलग से बनाता हूं। तो ये ब्लैक वाला गोला, ध्यान से देखिएगा, ये वाला और ये वाला, 1 2 3। तो इसको बना रहा हूं मैं ऐसे है। और अगर इसके ऊपर 3 देखें तो 1 2 3, तो इस प्रकार से बनने वाली रिक्ति कहलाती है अष्टफलकीय रिक्ति। तो अभी तक दोस्तों आपने ये पढ़ा कि सबसे पहले तो वहां से शुरू करते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन किया, दूसरी पंक्ति को आपने ऐसे लगाया कि वो उसके अवनम्नों में आए। उसके बाद आपने देखा कि 2 तरह की रिक्ति बनी, उस रिक्ति को जो आपने भरा उनमें से एक रिक्ति को आपने भरा। 2 तरह की रिक्ति कौन सी वाली, एक तो ऐसी वाली बनी थी, एक ऐसी वाली बनी थी। जब आपने उनमें से एक को भरा लाल गोलों की सहायता से, तो अब यहाँ पे 2 तरह की रिक्ति बनी, एक तो ये ब्लू वाली और एक ये ग्रीन वाली। ब्लू वाली रिक्ति को आपने देखा कि 3 गोले नीचे 3 गोले ऊपर विपरीत दिशा में, उसको नाम दिया आपने अष्टफलकीय रिक्ति का। और ग्रीन वाली रिक्ति में 1 गोला नीचे 3 गोले ऊपर, उसको आपने नाम दिया चतुष्फलकीय रिक्ति का। अब दोस्तों अगले स्टेप में हमको चतुष्फलकीय रिक्ति को भरना है या अष्टफलकीय रिक्ति को भरना है, ये हमारे पास चॉइस होती है। और जब हम चतुष्फलकीय रिक्ति को भरते हैं और अष्टफलकीय रिक्ति को भरते हैं तो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब हमें यही पढ़ना है कि व्यवस्था क्या होती है। उससे पहले हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको हम लिख लेते हैं। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप फिर से हम लोग लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते समझते हैं। दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों से बने गर्त में आते हैं। तो ये ब्लैक वाली पहली परत है और दोस्तों ये रेड वाली दूसरी परत है। तो पहली परत के गोले आपने कैसे रखे, दूसरी परत की गर्त में। ठीक बात है। षटकोणीय निविड़ संकुलन में ये है दोस्तों षटकोणीय निविड़ संकुलन। मैंने 2D डायग्राम वापस ड्रॉ किया है आपके लिए। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक परत में ये एक परत है, इसमें 2 प्रकार की रिक्तियां या खाली स्थान होता है। 2 प्रकार की रिक्तियां कौन कौन सी है, ध्यान से देखें। एक रिक्ति है ऊपर वाली जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, अपने पहले डिस्कस किया था, और एक रिक्ति है नीचे वाली जिसका मुंह नीचे की तरफ है। ये नीचे वाली हो गई, और जो मैंने ये बनाई है ये ऊपर वाली है। ये 2D के अंदर ही 2 रिक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर होता है। आप देखो इस पूरी पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की तरफ है तथा दूसरी में नीचे होता है। तो ये दूसरी वाली जो पंक्ति है इसमें नीचे की तरफ है। इन 2 त्रिकोणीय रिक्तियों की बात हो रही है इस लैंग्वेज में। आगे, जब प्रथम परत की रिक्तियों को दूसरी परत के गोलों द्वारा भरा जाता है, जब इस तरह की रिक्तियों को हम इन गोलों से भरेंगे तो हमें 2 नई प्रकार की रिक्तियां मिलेंगी, एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। इस रेड वाले गोलों से मैंने इसी रिक्तियों को भरा तो मुझे 2 नई रिक्ति मिली, एक तो ये ब्लू वाली और एक ये ग्रीन वाली। ब्लू वाली है अष्टफलकीय, ग्रीन वाली है चतुष्फलकीय। इस ग्रीन वाली में क्या हो रहा है, एक गोले के ऊपर 3 गोले हैं, एक गोले के ऊपर 3 गोले हैं, 4 गोलों से बनने वाली रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति। इसमें क्या हो रहा है, 3 गोले ऊपर 3 गोले नीचे, 3 रेड वाले ऊपर 3 ब्लैक वाले नीचे। तो इस प्रकार से बनने वाली रिक्ति कहलाती है अष्टफलकीय रिक्ति, और ये रिक्ति बनती है 6 गोलों से मिलकर। अब हम तीसरी परत रखेंगे, एक बार चतुष्फलकीय पर मतलब इन ग्रीन वाली पर, और एक बार अष्टफलकीय पर, और रख के देखेंगे कि क्या होता है। तो शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप वापस से एक बार देखकर इसको कंप्लीट करते हैं। ये आपका था षटकोणीय निविड़ संकुलन। पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति उसके अवनमनों में, दूसरी पंक्ति के अवनमनों में तीसरी पंक्ति, और तीसरी पंक्ति के अवनमन में चौथी पंक्ति। पंक्ति 1 2 3 4 इनसे मिलकर बनी परत 1। जब परत 1 के ऊपर परत 2 को रखा तो इस परत में कौन कौन सी रिक्ति थी, त्रिकोणीय ऊपर वाली, एक है त्रिकोणीय नीचे वाली। ये त्रिकोणीय ऊपर वाली, त्रिकोणीय नीचे वाली। इनमें से इसको भरा, इसको भरेंगे तो भी वही मिलेगा आपको। इसको भरा रेड वाले गोलों से, और उससे बनी परत 2। जब परत 1 को परत 2 के ऊपर रखा, आप साथ साथ
वीडियो को पॉज करके अपने हाथों से इन सभी को ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप इनको साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो आपको ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पहले षटकोणीय निर्विड संकुलन बनाएं, इन रिक्तियों को भरें। इन रिक्तियों को जब मैंने लाल गोलों से आच्छादित किया तो दो प्रकार की रिक्ति बनी, एक तो ये ब्लू वाली और एक ये ग्रीन वाली। ब्लू वाली को देखोगे तो ये 6 गोलों से मिलकर बनी है, 1 2 3 4 5 6। इसको हमने नाम दिया अष्टफल की है, तो ब्लू वाली है अष्टफल की है। ग्रीन वाली 4 गोलों से मिलकर बनी है, एक ही नीचे ब्लैक वाला और ऊपर ये रेड, 3 गोले रेड वाले, तो ये हो गई आपकी चतुष्फल की रिक्ति। सही बात है। अब तीसरी परत को हम दो तरह से रख सकते हैं, या तो इस अष्टफल के ऊपर रख दो या फिर इस चतुष्फल के ऊपर रख दो। तो तीसरी परत को इस दूसरी परत के ऊपर हम दो प्रकार से रख सकते हैं। एक तो हम इस अष्टफल की रिक्ति को आच्छादित करें, या फिर हम इस चतुष्फल की रिक्ति को आच्छादित करें। तो इसीलिए इसके दो वर्जन मैंने बना लिए। एक में मैंने सिर्फ चतुष्फल की रिक्ति को दिखाया है और दूसरे में मैंने सिर्फ अष्टफल की रिक्ति को दिखाया है। अब दोस्तों जब मैं इसके ऊपर तीसरी परत के गोले रखूंगा तो ये डायग्राम बिगड़ जाएगा। तो यहां तक आप मेरे साथ साथ बना लें, वीडियो को पॉज कर दें, और जब आपका इतना रेडी हो जाए तो वापस से प्ले करके मेरे साथ तीसरी परत के गोले रख लें। ये मेरी एडवाइस है आपको वीडियो को अच्छे समझने की। अब यहां मैंने मार्क किया है चतुष्फलकियों को इस जगह पे, और यहां मार्क किया है अष्टफलकियों को। ध्यान से देखें, अगर इस परत को मैं ए का नाम दूं तो ये परत बिल्कुल अलग है, तो इसको मैं बी का नाम दे सकता हूं। अब दोस्तों तीसरी परत के गोले इस ग्रीन पेन से मैं इन ग्रीन रिक्तियों पे रख रहा हूं जिनका नाम है चतुष्फल की रिक्ति। तो इस रिक्ति को भरने के लिए गोला रखेंगे तो वो इस तरह से आएगा, इस रिक्ति को भरने के लिए गोला रखेंगे तो वो इस तरह से आएगा, और इस रिक्ति को भरने के लिए गोला रखेंगे तो वो इस तरह से आएगा। तो आपने देखा कि तीसरी परत जो बनी, ये ग्रीन कलर के जो गोले आए, ये एग्जैक्टली इन परत ए के गोलों के ऊपर आ गए, मतलब ब्लैक वाले के ऊपर आ गए। तो तीसरी परत फिर से हो गई ए। तो यहां पे जो पैटर्न मिलता है वो मिलता है ए बी पैटर्न। तो जब हमने चतुष्फल की रिक्तियों को आच्छादित किया तो हमें पैटर्न मिला ए बी पैटर्न। अब यहां पर देखिए, अब मैं इन ब्लू वाली रिक्तियों के ऊपर गोलों को रखूंगा जो कि अष्टफल की रिक्ति। दोस्तों इसमें डायग्राम अब बिगड़ने वाला है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें और अच्छे समझें। इस ब्लू वाले पे मैंने गोले को रखा, इस ब्लू वाले पे मैंने गोले को रखा, इस ब्लू वाले पे मैंने गोले को रखा। मैं 3 पे रख रहा हूं केवल। तो इस रिक्ति पर, इस रिक्ति पर और इस रिक्ति पर मैंने 3 गोले रख दिए, तो ये मेरी बन गई परत 3। ये रेड वाली थी परत 2 और ये थी परत 1। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि परत ए को अगर मैं ए बोलता हूं तो परत 2 को मुझे बी बोलना पड़ेगा क्योंकि उनमें कोई समानता नहीं है, और परत सी को मुझे, परत 3 को मुझे सी बोलना पड़ेगा क्योंकि इसको भरने के बाद ये जो मैंने नए गोले रखे हैं ब्लू वाले, ये किसी से भी मैच नहीं कर रहे हैं। अर्थात यहां पर जो परत बनी है वो बिल्कुल फ्रेश है, नहीं है। यहां पर तो क्या हुआ था, ये जो ग्रीन वाले थे वो एग्जैक्टली ब्लैक के ऊपर आ गए थे, तो मैंने ए के बाद वापस ए बोल दिया था, बट यहाँ पे ए से अलग है बी और बी से अलग है सी। बट अब जो रिक्ति बनी है उसको अगर मैं दिखाऊं तो वो रिक्ति यहां पर है, इस जगह पर। ये जो मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है, ये वो नई रिक्ति है जो तीसरी परत ने बनाई है। और अब अगर इस रिक्ति पर मैं गोला रखूंगा तो वो गोला इस तरह से आएगा और वो वापस से प्रथम परत के ऊपर आ जाएगा, अर्थात वो गोला फिर से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मतलब यहां पर एबीसी पैटर्न है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने सीखा कि अगर आप चतुष्फल की रिक्ति का आच्छादन करते हैं तो तीसरी परत वापस से पहली परत जैसी बन जाती है, ए बी पैटर्न। और जब आप अष्टफल की रिक्ति का आच्छादन करते हैं तो तीसरी परत एकदम नई होती है, बट चौथी परत फिर से पहली के बराबर होती है, तो यहां पैटर्न मिलता है एबीसी पैटर्न। तो इस बात को लिख लेते हैं। चतुष्फल की रिक्ति का आच्छादन करने पर, तो जब आपने चतुष्फल की रिक्ति का आच्छादन किया करने पर तीसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखित होते हैं। तो आपने देखा कि जो तीसरी परत का गोला था वो प्रथम परत के गोलों के साथ क्या था, उसके केंद्र के साथ संरेखित था। तो पैटर्न कौन सा हो गया, ए बी पैटर्न। अष्टफल की रिक्ति का आच्छादन करने पर तीसरी परत दूसरी व पहली से अलग होती है। आप देख लीजिए, परत ए, परत बी, परत सी तीनों एक दूसरे से अलग है, परंतु तीसरी परत से बनी रिक्ति का आच्छादन करने पर तीसरी परत से रिक्ति बनी थी, जब मैंने उसका आच्छादन किया तो चौथी परत के गोले प्रथम परत के साथ संरेखित होते हैं। तो फिर ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया ये ब्लैक वाले के साथ संरेखित था, अर्थात पैटर्न कौन सा हो गया, ए बी सी, 3 अलग अलग, फिर वापस से ए।
तो एबीसी एबीसी पैटर्न आपको प्राप्त होता है, राइट। तो ये हमने दोस्तों समझा कि किस तरह से हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को अंजाम देते हैं। दोस्तों अपूर्णता को जो दूसरा नाम है वो है अपूर्णता का दोष। तो ये टॉपिक आपको ऐसे भी मिल सकता है, क्रिस्टलों में दोष। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा है। निबिड़ संकुलन में आपने ये पढ़ा कि जो ठोस होते हैं उन ठोसों की एक निश्चित ज्यामिति होती है, अर्थात ठोस के जो अवयवी कण हैं उनको हम एक निश्चित पैटर्न में एक दूसरे के साथ जोड़कर पूरे के पूरे ठोस का निर्माण करते हैं। तो जब हम क्रिस्टल को बनाते हैं, जब हम ठोस को बनाते हैं, तो उसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं और उसके निश्चित क्रम में जुड़ने के तरीके को हमने पढ़ा था और उसी को हमने नाम दिया था निबिड़ संकुलन। दोस्तों अगर जो आपका क्रिस्टल है उसमें सभी कणों की व्यवस्था उसी प्रकार से है जिस प्रकार से होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। अगर अवयवी कणों की व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही है जैसे होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं आदर्श क्रिस्टल संरचना। और अगर उस आदर्श क्रिस्टल संरचना से कोई भी विचलन हमको देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं दोष। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चीज आदर्श नहीं होती, इसलिए जितने भी क्रिस्टल हैं वो सारे क्रिस्टल आदर्श नहीं होते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की त्रुटि होती है और उसी त्रुटि का अध्ययन हमको करना है और उसी त्रुटि को हम बोलते हैं दोष। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं, आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित होती है। तो जो भी आदर्श क्रिस्टल हैं उन सब में कणों की जो व्यवस्था है वो एकदम नियमित होती है, फिक्स होती है। परंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। आप जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल आदर्श नहीं होता, क्योंकि हम जब भी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आती है। साधारणतः ठोस अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा ठोस बनाते हैं। इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में दोष होते हैं, कमी होती है। क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था, हो सकता है कि जो अवयवी कण है वो जहां पर होने चाहिए वहां पर नहीं है, अव्यवस्थित है, अथवा अपना निश्चित स्थान छोड़ने, ये 2 बार लिख दिया है, अपना निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति का उत्पन्न होते हैं। मतलब दोष उत्पन्न होने के बहुत तरीके हो सकते हैं कि भाई आपका जो ठोस है उसके जो कण हैं वो जहां पर होने चाहिए वहां पर नहीं है, उसकी जगह किसी और स्थान पर उपस्थित है, या फिर वो गायब भी हो चुके हैं, क्रिस्टल की वो जगह खाली पड़ी है, या फिर उसकी जगह कोई और अशुद्धि आ गई है। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं जिनसे क्या उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका दोष अवयवी कणों के कारण है तो उसको हम बोलते हैं बिंदु दोष। पढ़िए परिभाषा, अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष कहलाता है बिंदु दोष। तो अगर अवयवी कण किसी जालक बिंदु आप जानते हैं कि क्रिस्टल के जो क्रिस्टल जालक होता है उसके एक बिंदु को हम बोलते हैं जालक बिंदु, वहां पे अवयवी कण होते हैं। तो क्रिस्टल के अंदर जहां कहीं पे भी अवयवी कण है उसको नाम दिया जाता है जालक बिंदु। तो अगर जालक बिंदु पर कोई दोष है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष कहते हैं, जैसा कि नाम में आ रहा है। और अगर जालक के पूरी रेखा में ही दोष है, जैसे मान लीजिए ये आपका जालक है और इसके किसी जालक बिंदु पर, जालक बिंदु है, यहां पर दोष है, तो ये कहलाएगा बिंदु दोष। और अगर पूरी रेखा में ही दोष है तो वो कहलाएगा रेखीय दोष। जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष हो तो उसके कहते हैं रेखीय दोष। तो पहले तो आप समझें दोष की परिभाषा क्या है। दोष होता है आदर्श व्यवस्था से विचलन। अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो दोष है कणों की आदर्श व्यवस्था से विचलन। और ये बेसिकली 2 टाइप का हो गया, एक तो बिंदु दोष अगर अवयवी कण में दोष है, और रेखीय दोष अगर पूरी पंक्ति में दोष है। और अभी अपन एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो अब मैं आपको वर्गीकरण समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। दोष 2 प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अच्छे समझे। दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिंदु दोष, दूसरा होता है रेखीय दोष। मैंने आपको बताया परिभाषा, बिंदु दोष अगर अवयवी कणों में दोष हो, रेखीय दोष अगर पूरी की पूरी पंक्ति में दोष हो, राइट। बिंदु दोष दोस्तों फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टाइशियोमेट्रिक दोष और एक होता है नॉन स्टाइशियोमेट्रिक दोष। तो मैं लिखता हूं, तो पहला दोष हो गया स्टाइशियोमेट्रिक दोष, दूसरा हो गया नॉन स्टाइशियोमेट्रिक दोष। दोस्तों ये स्टाइशियोमेट्रिक जो ये इंग्लिश वर्ड है, इसकी हिंदी होती है रस समीकरण मितीय, तो इसको हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय, नाम थोड़ा अजीब है, रस समीकरण मितीय दोष। और ये कहलाता है दोस्तों अरस समीकरण मितीय दोष।
तो दोष दो प्रकार के हो गए, एक रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष। दोस्तों अब ये फिर चार प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। एक एक करके पढ़ेंगे अपन, पहले मैं आपको नाम बता रहा हूं, फ्रैंकल दोष। तो ये चार प्रकार का हो गया, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। अब इसको देखिए दोस्तों, ये फिर से दो प्रकार का होता है, धातु अधिकता, दूसरा धातु न्यूनता। अब आप एक बात को समझें, इसके दो प्रकार होते हैं फिर से, और वो दो प्रकार कैसे आएंगे मैं आपको अभी समझाता हूं। इसके दो प्रकार कैसे आएंगे वो भी मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए धातु अधिकता, भाई धातु क्या होती है? धातु का उदाहरण है सोडियम। सोडियम क्या करता है? आप सभी को पता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान करता है और क्या बनाता है? Na+। Na इलेक्ट्रॉन का दान करके Na+ बनाता है। मतलब धातु क्या होती है? धातु होती है धनायन। धातु की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, जैसे सोडियम है तो सोडियम की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की, वैसे ही हर धातु की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बनता है? धनायन बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है धातु अधिकता, मतलब आपको धनायन की अधिकता करनी है। अब धनायन की अधिकता करने के दो तरीके हैं, पहला धनायन को बढ़ा दीजिए, तो पहला इसका हो जाएगा धनायन आधिक्य, और दूसरा हो सकता है कि अगर आप धनायन को नहीं बढ़ा सकते तो ऋणायन को कम कर दीजिए। तो दूसरा तरीका हो सकता है ऋणायन न्यूनता, क्योंकि अगर आप ऋणायन को कम कर देंगे तो अपने आप धनायन बढ़ जाएगा। तो एक तरीका हुआ धनायन को बढ़ा दीजिए, धनायन आधिक्य। दूसरा तरीका हुआ ऋणायन को कम कर दीजिए, ऋणायन न्यूनता। उससे कौन बढ़ जाएगा? धातु, क्योंकि धातु क्या होती है? धातु होती है धनायन। ऐसे लिंक करना है तो याद आसानी से होगा। उधर धातु न्यूनता, धातु की कमी करनी है, मतलब धनायन की कमी करनी है। तो धनायन की कमी करने का तरीका क्या हो सकता है? आप धनायन को बाहर निकाल दीजिए, तो धनायन न्यूनता। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप ऋणायन को बढ़ा दीजिए, तो धनायन अपने आप कम हो जाएंगे, ऋणायन अधिकता। तो धातु अधिकता के दो प्रकार हो गए, पहला प्रकार है धनायन अधिकता, धनायन का आधिक्य या फिर ऋणायन की कमी। और धातु को कम करना है, तो धातु को कम करना मतलब धनायन को कम करना, तो या तो धनायन को कम कर दीजिए या फिर धनायन को कम नहीं कर सकते हैं तो ऋणायन को बढ़ा दीजिए। सही बात है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ वर्गीकरण समझाया है, अब एक एक करके हमको इसको पढ़ना है। तो अब हम शुरू करेंगे रस समीकरण मितीय दोष से। तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो ये चार्ट आपकी हेल्प करेगा समझने में कि हम किस जगह किस चीज को पढ़ रहे हैं। सही बात है। तो वर्गीकरण वाले टॉपिक्स में हमको इस तरह का चार्ट बना लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हम शुरू करते हैं रस समीकरण मितीय दोष। अब देखिए दोस्तों, जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। रस समीकरण मिति का मतलब होता है स्टोइचियोमेट्री। और वो क्या चीजें देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले दोष से पहले क्रिस्टल में 10 Na+ है और 10 Cl- है। दोष से पहले क्रिस्टल में 10 Na+ है, 10 Cl- है। तो यहाँ पे रेशियो कितना हुआ? 10:10, दैट इज 1:1। तो धनायन और ऋणायन का रेशियो कितना हो गया? 1:1। बट आप ये देखते हैं कि दोष के पश्चात एक Na बाहर जा चुका है, एक Cl बाहर जा चुका है। उस केस में अब रेशियो कितना है? 9:9 बराबर 1:1। तो आपने नोटिस किया दोष से पहले भी रेशियो था 1:1, दोष के बाद भी रेशियो है 1:1। इसको हम बोलते हैं रस समीकरण मिति का बने रहना। अगर ये रेशियो गड़बड़ जाता तो इसका मतलब रस समीकरण मिति आपकी बिगड़ चुकी है। तो ये जितने भी दोष हैं, इन सभी दोषों में दोष के पहले और दोष के पश्चात रस समीकरण मिति बनी रहती है, मतलब इस तरह से रेशियो सेम रहता है। अब ये दो प्रकार का होता है, उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड, फिर हम थर्ड फोर्थ पढ़ेंगे। तो इसके दो प्रकार देखते हैं। पहला है जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो, अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए, तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल है, ये उसके अवयवी कण है, ये आदर्श व्यवस्था बना रहा हूं मैं पहले। तो ये सारे अवयवी कण हैं। इन अवयवी कणों में से कुछ अवयवी कण बाहर निकल जाते हैं। तो ये वाला बाहर निकल गया मान लीजिए, और ये वाला बाहर निकल गया, तो इसकी जगह पे क्या बन गई? रिक्ति। और इसकी जगह पे क्या बन गई? रिक्ति। तो ये जो दोष है, रिक्ति का मतलब होता है खाली जगह, तो ये जो दोष आया है इस दोष को हम क्या बोलेंगे? रिक्ति का दोष। और दोस्तों आयतन तो उतना ही है, कम क्या हो गया? द्रव्यमान कम हो गया, क्योंकि जब कण बाहर निकलेंगे तो उन कणों का जितना भी द्रव्यमान था उतना द्रव्यमान कम हो गया। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। फिर से यहां पे जब ये कण बाहर निकलेंगे तो इन कणों के बाहर निकलने से द्रव्यमान में कमी आएगी, और घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन।
घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, मतलब द्रव्यमान कम हो चुका है, आयतन उतना ही है, तो घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इस बात को लिख देता हूं मैं कि घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पे आयतन तो उतना ही है, बट द्रव्यमान में क्या आ गई, कमी, क्योंकि कण बाहर निकल गए, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम। तो यही बात लिखी है कि घनत्व कम हो जाता है। सही बात है। तो ये पहला दोष था रिक्ति का दोष, जब कुछ अवयवी कण अपनी निर्धारित स्थान से गायब हो जाते हैं। राइट। अब आते हैं इधर अंतराकाशी दोष में। दोस्तों क्या होता है अंतराकाशी दोष के अंदर, जैसे ये आपके अवयवी कण है, पहले मैं आदर्श व्यवस्था बना रहा हूं, तो इन अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि रिक्ति कितने प्रकार की होती है, त्रिकोणीय रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति। तो यहां पर जो रिक्ति है, ये खाली जगह को रिक्ति बोलते हैं। तो इस रिक्ति के अंदर एक अवयवी कण आ जाएगा, इन रिक्तियों के अंदर एक अवयवी कण आ जाएगा। तो जब बाहर से एक्स्ट्रा अवयवी कण रिक्ति के अंदर आ जाते हैं, तो उस दोष को हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी का मतलब होता है इंटरस्टिशियल, मतलब इस रिक्ति को, इस खाली जगह का दूसरा नाम है अंतराकाशी स्थान। तो पढ़िए, क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं, तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। ठीक बात है। अब आप सोचिए कि आयतन तो उतना ही है, यह आयतन है, तो आयतन तो उतना ही है, बट उस आयतन में एक्स्ट्रा कणों के आने के कारण द्रव्यमान बढ़ गया है। तो फॉर्मूला होता है घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन उतना ही है, बट द्रव्यमान बढ़ गया है, तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। मतलब इस तरह के दोषों में घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, तो घनत्व बढ़ जाता है। सही बात है। तो ये होते हैं दोस्तों दो दोष, रिक्ति का दोष और अंतराकाशी दोष। अब बात को ध्यान समझें, ये वाला दोष जिसके अंदर अवयवी कण छोड़कर चले गए हैं, ये वाला दोष जिसके अंदर अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ गए हैं, ये दोनों दोष जो हैं ये दिखाए जाते हैं अनआयनिक ठोसों के द्वारा। अनआयनिक ठोसों के द्वारा, अनआयनिक ठोस ये दो दोष दिखाते हैं। और ये दो दोष जो नीचे लिखे हुए हैं, शॉर्टकी तथा फ्रैंकल, ये दिखाते हैं आयनिक ठोस। तो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष कौन दिखाता है, अनायनिक ठोस, और शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष कौन दिखाता है, आयनिक ठोस। जब अभी मैं आपको शॉर्टकी दोष पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि शॉर्टकी कुछ कुछ रिक्तिका की तरह है, और जब मैं फ्रैंकल दोष पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि वो तो अंतराकाशी की तरह है। तो फिर अलग अलग नाम क्यों दिए, अलग अलग नाम इसलिए दिए, मैं एडवांस में बता रहा हूं, अलग अलग नाम इसलिए दिए क्योंकि ये दोनों अनायनिक ठोस के लिए हैं और ये दोनों आयनिक ठोस के लिए हैं। आयनिक ठोस में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, आयनिक ठोस के अंदर वैद्युत उदासीनता बनाए रखनी होती है। तो जब मैं आपको दोनों ठोस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सिखाऊंगा भी कि किस तरह से इनमें वैद्युत उदासीनता बनी हुई है। और वैद्युत उदासीनता का मतलब होता है कि जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा और आपके क्रिस्टल पे नेट आवेश शून्य होगा। तो ये दोनों आयनिक ठोस हैं, इनमें वैद्युत उदासीनता बनाए रखनी होती है। ये दोनों अनायनिक ठोस हैं, अनायनिक ठोस में वैद्युत उदासीनता पहले से होती है और बाद में भी होती है, वहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ता है। फिर से दोस्तों, ये दोनों और ये दोनों आपको जब भी सेम लगे तो मेरी इस बात को याद रखें कि ये दोनों अनायनिक ठोस के लिए हैं और ये दोनों आयनिक ठोस के लिए हैं, और इन दोनों में वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक बात है। तो इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं एक बार। देखिए, सामान्यतः ये दोनों दोष, ये वाला दोष और ये वाला दोष अनायनिक ठोसों में संभव है। तो ये दोनों संभव है अनायनिक ठोसों में। आयनिक ठोसों में भी इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं, परंतु आयनिक ठोसों में विद्युत उदासीनता बनाए रखना आवश्यक है। कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा। अतः इन दोनों दोषों को फ्रैंकल और शॉर्टकी में वर्गीकृत करते हैं। तो जब इस तरह के दोष आयनिक दिखाते हैं तो नाम हो जाता है शॉर्टकी तथा फ्रैंकल। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। अब हम शुरू करते हैं शॉर्टकी दोष। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक आयनिक क्रिस्टल है, और जैसा कि हमने पढ़ा कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष ये दोनों दिखाए जाते हैं आयनिक क्रिस्टल के द्वारा। तो ये आपके सामने एक आयनिक क्रिस्टल है। अब इस दोष में क्या होता है, इस आयनिक क्रिस्टल में धनायन अपने स्थान से रिक्त हो जाता है, और जितना धनायन रिक्त होता है उतना ही ऋणायन रिक्त हो जाता है, और इन दोनों जगहों पर रिक्ति बन जाती है, खाली स्थान बन जाता है। तो शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल से जितने धनायन बाहर निकलते हैं उतने ही ऋणायन बाहर निकलते हैं। तो आप बात को समझें कि मान लीजिए पहले 10 धनायन थे और 10 ऋणायन थे, तो अगर एक धनायन क्रिस्टल से बाहर निकला है तो एक ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर निकला है। तो अनुपात पहले था 10:10, मतलब 1 और 1 का अनुपात था।
अब भी 9:9 मतलब 1 और 1 का अनुपात है। तो दोष के पहले और दोष के बाद अगर आप देखें तो रस समीकरण मिति अर्थात धनायन और ऋणायन का अनुपात वो वही है जो पहले था। मतलब ये दोष किसका हिस्सा हो गया? रस समीकरण मितीय दोष का हिस्सा हो गया। दूसरी बात, अब अपन एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं। यह आयनिक ठोसों का रिक्तीता दोष है। मतलब आपने देखा था इससे पहले, पहला दोष जो मैंने पढ़ाया था वो था रिक्तिका दोष। उसमें क्रिस्टल से अवयवी कण बाहर निकलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे भी धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकले हैं। मतलब यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टल निर्माण के समय, जब क्रिस्टल बनता है उस समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। जैसा आपने देखा कि वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गए, जिससे जालक में खाली स्थान रह जाता है। राइट, इसे शॉटकी दोष कहते हैं। इसको बोलते हैं शॉटकी दोष। आगे देखिए, क्रिस्टल छोड़ने वाले धनायनों व ऋणायनों की संख्या एक समान होती है। जितने धनायन क्रिस्टल छोड़ते हैं उतने ऋणायन क्रिस्टल छोड़ते हैं, अर्थात वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। दोस्तों, वैद्युत उदासीनता का मतलब होता है जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो आप देख सकते हैं कि पहले जितना धनावेश था उतना ही ऋणावेश था, अभी भी जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश है। मतलब नेट आवेश पहले भी शून्य था, नेट आवेश अभी भी शून्य है, अर्थात वैद्युत उदासीनता बनी हुई है। ओके, आगे देखिए, यह दोष दो कारणों से संभव हो सकता है। पहला, उच्च समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का मतलब होता है कि एक कण के चारों तरफ कितने कण उपस्थित हैं, उसको बोलते हैं समन्वय संख्या। तो अगर समन्वय संख्या उच्च है मतलब बहुत सारे आयन क्रिस्टल के अंदर भरे हुए हैं और एक आयन के चारों तरफ बहुत सारे आयन हैं, तो फिर इस दोष के होने के चांस बनते हैं। दूसरा, आयनों का लगभग समान आकार। अगर धनायन और ऋणायन का आकार लगभग एक समान है तो फिर इस प्रकार का दोष हो सकता है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल है ये, बट आपको ये टॉपिक समझने में हेल्प करेगा। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए एक टेम्पो के अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, और जैसा कि होता भी है, तो टेम्पो के अंदर जो लोग भरे हुए हैं उन सबका आकार लगभग एक समान है। तो जैसे टेम्पो वाला ब्रेक लगाता है, क्योंकि उन सबका आकार एक समान है और बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो ब्रेक लगाते ही एकदम से इतना प्रेशर पड़ता है कि 2-4 लोग गेट छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल वैसा यहाँ पे होता है। उच्च समन्वय संख्या के कारण और आकार का लगभग एक समान होने के कारण जब तापमान बढ़ता है तो क्रिस्टल के अंदर से कुछ धनायन और कुछ ऋणायन बाहर निकल जाते हैं। ठीक बात है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि आप देखिए आयतन तो उतना ही है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान कम हो गया है क्योंकि लोग बाहर निकल गए, आयतन उतना ही है, तो द्रव्यमान के कम होने के कारण घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ताप में वृद्धि होने पर शॉटकी दोष में वृद्धि होती है, क्योंकि जब ताप बढ़ेगा तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन से धनायन और ऋणायन बाहर निकलेंगे और इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा शॉटकी दोष। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला दोष, जिसका नाम है फ्रैंकल दोष। तो आप इसके नोट्स बना लें, अच्छे से लिख लें इस टॉपिक को और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं फ्रैंकल दोष। दोस्तों, फ्रैंकल दोष में क्या होता है? तो फ्रैंकल दोष आयनिक दोषों का अंतराकाशी दोष है। अर्थात फ्रैंकल दोष में जो धनायन है वो धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर जो आयनों के मध्य जगह होती है, जैसे ये जो जगह है आयनों के मध्य, इसको हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। जो रिक्ति है उसको हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। तो आपका धनायन अपनी मेन जगह को छोड़कर, अपनी निश्चित जगह को छोड़कर कहां चल जाता है? अंतराकाशी स्थान में। और इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। तो पढ़िए, 1962 में वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपने निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, जिससे उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। रिक्त मतलब होता है खाली, जिसे छिद्र कहते हैं। तो ये जगह है, ये जो बनी है जगह, इसको दोस्तों बोलते हैं छिद्र। इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। आधारभूत रूप से यह दोष आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष है। आपने अनायनिक में जो अंतराकाशी दोष पढ़ा था उसको अगर हम आयनिक के लिए डिफाइन करें तो ये क्या बन जाता है? फ्रैंकल दोष। सामान्यतः यह दोष धनायन के द्वारा उत्पन्न होता है। अब सोचिए, धनायन ही क्यों गया अंतराकाशी स्थान में, ऋणायन क्यों नहीं गया? तो दोस्तों, धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है। तो क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा है, इसलिए अंतराकाशी स्थान में कौन जाता है? धनायन। तो यही बात लिखी हुई है कि सामान्यतः यह दोष धनायन के द्वारा उत्पन्न होता है क्योंकि इसका आकार ऋणायन से छोटा होता है। तो इसका आकार ऋणायन से छोटा है, इसीलिए इस कारण से यहां पर जो दोष उत्पन्न होता है वो धनायन उत्पन्न करता है। इस दोष में क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की संख्या और इनका आवेश बराबर होता है। अब देखिए, ये A+ अपनी इस जगह को छोड़कर यहां पे गया है, तो पहले क्रिस्टल में जितने धनायन थे, जितने A+ थे, अभी भी उतने ही है। बस A+ ने क्या किया है? अपनी जगह को छोड़ करके इधर शिफ्ट हुआ है।
बाहर थोड़ी गया है, जैसे पहले बाहर गया था। तो यहां पर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, इसलिए जितने धनायन पहले थे उतने ही धनायन अभी हैं, जितने ऋणायन पहले थे उतने ही ऋणायन अभी हैं। ये पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर। अतः क्रिस्टल उदासीन होता है। पहले भी जितना प्लस था उतना ही माइनस था, उदासीन। अभी भी जितना प्लस है उतना ही माइनस है, उदासीन। ठीक बात है। अब इसके कारण देखिए, कारण है निम्न समन्वय संख्या। तो ज्यादा लोग घिरे हुए नहीं आसपास, तो एक कण के आसपास ज्यादा लोग उपस्थित नहीं है। दूसरा, ऋणायनों का आकार धनायनों से काफी बड़ा। तो जो ऋणायन है उनका आकार धनायनों से काफी बड़ा है, इसलिए धनायन बीच में आके फिक्स हो रहे हैं। अगर मैं टेम्पो वाले एग्जाम्पल से इसको रिलेट करूं, तो मान लीजिए टेम्पो के अंदर लोगों के बीच में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सही है। तो जैसे ही ब्रेक लगाएगा वो बंदा, ब्रेक लगाते ही क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर से वो छोटे बच्चे जो है वो बड़े लोगों के बीच में जो गैप है उस गैप में आके फिट हो जाएंगे, न कि टेम्पो को छोड़ के बाहर जाएंगे। इससे पहले क्या था, इससे पहले सबका आकार बराबर था और समन्वय संख्या ज्यादा थी, मतलब टेम्पो पूरी तरह से भरा हुआ था, तो प्रेशर लगने पे सब बाहर निकल रहे थे। इस बार क्या है, टेम्पो में जगह है और बड़े बड़े लोग हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब प्रेशर लगेगा तो छोटे बच्चे बड़े लोगों के बीच में जगह है, वहां पे आके फिक्स हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही इस पर तापमान बढ़ता है, जैसे ही प्रेशर लगता है, वैसे ही ये धनायन जो है जगह छोड़ के ऋणायन और धनायन के बीच में जो खाली जगह है वहां पे आके फिट हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये दो कारण हो गए, एक तो निम्न समन्वय संख्या, दूसरा ऋणायनों का आकार धनायनों से काफी बड़ा। क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है। देखिए, जब जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा उसका स्थायित्व कम होगा, परंतु इस आयतन में पहले जितना द्रव्यमान था अभी भी उतना ही द्रव्यमान है। ए प्लस ने अपनी जगह को शिफ्ट किया है, पर ए प्लस बाहर थोड़ी गया है। तो जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान अभी है, तो घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, इससे पहले वाले केस में घनत्व कम हो रहा था क्योंकि द्रव्यमान कम हो रहा था। एक और बात को समझिए आप, जब मैंने आपको उसमें अनायनिक ठोस में अंतराकाशी दोष पढ़ाया था, याद है आपको, सेकंड वाला जो अभी इस लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें मैंने कहा था कि घनत्व में वृद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों उस केस में आप ध्यान से देखें, उस वीडियो को उस लोकेशन में जाके फिर से देखें, वहां पे जो डायग्राम है उसमें पहले से जो अनायनिक कण उपस्थित हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, बाहर से अंतराकाशी स्थान में एक्स्ट्रा है, तो द्रव्यमान बढ़ गया। यहां पर बाहर से कोई नहीं आया, जो ए प्लस है वो बस इस जगह को छोड़कर यहां पर गया है। तो कंपैरिजन करें दोनों का, जो अंतराकाशी दोष था अनायनिक का, उसके अंदर पहले के कण ऐसे कैसे थे, बाहर से एक्स्ट्रा कण आए थे, और इसके अंदर एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आ रहे। इसी का धनायन जो है वो इस जगह को छोड़ के यहां पे जा रहा है, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो घनत्व पहले था वो घनत्व अभी रहेगा, राइट। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं कि फ्रैंकल दोष कौन शो करता है और शॉर्टकी दोष कौन शो करता है। तो शॉर्टकी दोष शो करने वालों के एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं और फ्रैंकल दोष वालों के यहां लिख रहा हूं। तो शॉर्टकी दोष दिखाने वालों के एग्जाम्पल हो गए NaCl, KCl, CSCl, KBr, AgBr, और फ्रैंकल दोष दिखाने वालों के एग्जाम्पल हैं AgCl, AgBr, ZnS। अब दोस्तों यहां पर एक बात नोटिस करने की है कि अगर आप देखें तो AgBr शॉर्टकी दोष भी प्रदर्शित कर रहा है और फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा ठोस है जिसके अंदर दोनों प्रकार के दोष देखे जा सकते हैं, तो वो ठोस है AgBr। AgBr शॉर्टकी दोष भी प्रदर्शित करता है और फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित करता है। तो अपने नोट्स में आप लिख रहे हैं कि AgBr वह ठोस है जो शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोनों दोष प्रदर्शित करता है। ठीक बात है। ऐसा क्यों होता है, इसका आकार जो है ना Ag और Br का आपस में आकार इस तरह का है कि AgBr चाहे तो जितने धनायन बाहर निकले उतने ऋणायन भी बाहर निकल सकते हैं, और अगर Ag प्लस चाहे तो वो अंतरकाशी स्थान में भी आ सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब आकार इन दोनों के बीच में इस तरह से एडजस्ट है कि ये चाहे तो अंतराकाशी स्थान में चल जाए, चाहे तो क्रिस्टल से बाहर निकल जाए। इसी कारण से AgBr दोनों प्रकार के दोष दिखाता है। ओके, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया रस समीकरण मितीय दोष। फिर से मैं रिवाइज कराता हूं, दोष आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है बिंदु दोष, एक आपका होता है रेखीय दोष। जो आपका बिंदु दोष है उस बिंदु दोष में किसी एक अवयवी कण, कोई एक अवयवी कण होगा, वहां पे दिक्कत आएगी, वहां पे दोष आएगा। और जो रेखीय दोष होगा उसमें पूरी रेखा में दोष आएगा, पूरी पंक्ति में दोष आएगा। बिंदु दोष दो प्रकार के थे, स्टैचोमेट्रिक, नॉन स्टैचोमेट्रिक, अर्थात रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय दोष वो होते हैं जिनमें दोष के पहले और दोष के बाद में अनुपात जो है धनायनों और ऋणायनों का वो बराबर रहता है। और रस समीकरण मितीय हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रस समीकरण मितीय चार प्रकार का था। पहला था आपका रिक्तिका दोष और दूसरा था अंतराकाशी दोष। इन दोनों को हम अनआयनिक के लिए डिफाइन करते हैं। और उसके बाद दो थे शॉर्टकी और फ्रैंकल, जिनको हम आयनिक के लिए डिफाइन करते हैं। अंतराकाशी में और फ्रैंकल में दोनों में कोई बंदा एक्स्ट्रा आके अंतराकाशी स्थान में आता है। बस अंतराकाशी दोष जो अनायनिक का था उसके अंदर बाहर से कोई आता है, और फ्रैंकल दोष के अंदर यहीं का कोई धनायन उस जगह को छोड़ के यहां पे आता है। ये दोनों में फर्क था। और रिक्तिका दोष के अंदर आप ये देखते हैं कि क्रिस्टल से कुछ धनायन और कुछ ऋणायन बाहर निकल जाते हैं। दोनों ही दोष में, चाहे शॉर्टकी हो चाहे फ्रैंकल हो, वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ धनायन होते हैं उतने नंबर ऑफ ऋणायन होते हैं।
तो धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या बराबर होने के कारण इनके अंदर वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, राइट। अब फिर आपने जाना कि शॉर्टकी दोष का एग्जाम्पल क्या है और फ्रेंकल दोष का एग्जाम्पल क्या है, और दोनों दोष दिखाने वाला एक ही बंदा है, एजीपीआर। तो इसका असमीकरणितीय दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है धातु आधिक्य दोष और दूसरा प्रकार है धातु न्यूनता। दोस्तों, धातु क्या होती है? तो धातु का मतलब होता है वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे आप जानते हैं कि सोडियम एक धातु है और सोडियम की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए तो उसका स्टफ पूरा हो जाएगा और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का दान करती है। ऐसे सारी की सारी धातुएं इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं और इलेक्ट्रॉन का दान करने के पश्चात धनायन का निर्माण होता है। मतलब धातु आधिक्य का मतलब हो गया कि आपके क्रिस्टल में धनायन का आधिक्य है, क्योंकि धातु को हम धनायन के साथ में जोड़ सकते हैं। सही बात है। तो धातु का आधिक्य मतलब धनायन का आधिक्य। तो धातु का आधिक्य आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो धनायन का आधिक्य करके और दूसरा ऋणायन की न्यूनता करके। एक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन बराबर है। अब आपको धनायन को बढ़ाना है, तो धनायन को बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो धनायन की वृद्धि कर दीजिए किस तरीके से आप, या फिर ऋणायन को कम कर दीजिए, क्योंकि अगर ऋणायन कम हो जाएगा तो धनायन अपने आप बढ़ जाएगा। सही बात है। तो इसमें हम सबसे पहला डिस्कस कर रहे हैं ऋणायन न्यूनता। दोस्तों, इसको ध्यान से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू करने से मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। अरस समीकरण मितीय दोष वो दोष होते हैं जिनके अंदर आपका रस समीकरण मिति मेंटेन नहीं रहती है। मतलब दोष के पहले और दोष के पश्चात धनायन और ऋणायनों का अनुपात बराबर नहीं होगा। दूसरी बात, ये दो प्रकार का होता है, धातु आधिक्य, धातु न्यूनता। धातु आधिक्य का मतलब है धातु को बढ़ाना है। धातु का मतलब होता है धनायन, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का दान करके धनायन बनाती है। तो धातु का आधिक्य मतलब धनायन का आधिक्य। तो धनायन बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक तो धनायन को बढ़ा दीजिए, दूसरा ऋणायन को कम कर दीजिए। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऋणायन न्यूनता। इसको ध्यान से समझें। आपके पास सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सादा नमक भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड में Na+, Cl-, Na+, Cl-, इस तरह से NaCl आपस में जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर से मैं प्रवाहित कर रहा हूं सोडियम की वाष्प को। अब बहुत ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट चीज है। ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर से मैं प्रवाहित कर रहा हूं सोडियम की वाष्प को। अब उससे क्या होगा, ध्यान से देखिए। सोडियम की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन दान करने की। तो ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और क्या बनाएगा, Na++ इलेक्ट्रॉन। यह सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ये वाष्प है सोडियम की, इसमें जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और क्या बनाएगा, Na+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के दान करने से सोडियम Na+ बनाता है। अब ये Na+ जो है वो आमंत्रण देगा इस क्रिस्टल के Cl को कि आप आइए और मेरे साथ बॉन्ड बनाइए। तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये हमारा क्रिस्टल था, Na+, Cl-, Na+, Cl-। अरेंजमेंट आप देखें कैसे बनाना है। Na के नीचे Cl आएगा। एक बार ये पैटर्न आप सीख जाएंगे तो आप कॉपी में आराम से लिख पाएंगे, Na+, Cl-। आप देख रहे हैं मैं ऑल्टरनेट चला रहा हूं। हाँ, तो क्या हुआ, ये जो वाष्प इसके ऊपर थी उस वाष्प में सोडियम था, उसने क्या किया, Na+ और इलेक्ट्रॉन बनाया। इस Na+ ने इस Cl को खींचा अपनी तरफ। तो ये Cl- क्रिस्टल को छोड़ के किसके साथ घर बसाने चल गया, Na के साथ। और Na+ के पास यहां जो Cl है वो आ गया और इधर बन गया Cl, और ये कंपाउंड बन गया आपका NaCl। यस और नो? फिर से, ये NaCl का क्रिस्टल है, इसमें Na+ और Cl- है। इस NaCl की क्रिस्टल के ऊपर से जब मैं सोडियम की वाष्प को प्रवाहित करता हूं तो सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान करके Na+ बनाता है, वो क्रिस्टल के अंदर से Cl- को खींच लेता है। और जैसे वो क्रिस्टल में Cl- को खींचता है, Cl- अपनी जगह छोड़कर, ये Cl- की जगह थी, इसको छोड़कर वो चल गया इस Na+ के साथ में और बन गया Na+, और यहां से Cl आया और बन गया NaCl। यस और नो? इज इट क्लियर टू यू? इसके बाद
ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ जाएगा, तो यहां पे आ गया आपका इलेक्ट्रॉन। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसके ऊपर से सोडियम की वाष्प को प्रोवाइड किया। जब इसके ऊपर से सोडियम की वाष्प को प्रोवाइड करता हूं तो सोडियम बनाता है Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। वो Na प्लस इस Cl माइनस को खींच लेगा, कहीं से भी ले सकता है, मैंने यहां से एग्जांपल लिया है, हो सकता है ये जाए, हो सकता है ये जाए, तो ये Cl माइनस इसके पास चल जाएगा, तो Na प्लस Cl माइनस मिलकर बन गया NaCl, और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दान किया था वो इलेक्ट्रॉन उस जगह पे आ जाएगा जो जगह Cl ने खाली करी है। राइट दोस्तों, इस जगह को हम बोलते हैं F केंद्र। अब इसको F केंद्र क्यों बोलते हैं, ये बड़ा रोचक किस्सा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों, इस दुनिया में कभी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको दिखे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन दो चीजों के लिए उत्तरदायी होता है। पहली चीज होती है विद्युत धारा, और दूसरी चीज होती है रंग, अर्थात कलर। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन दो चीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं, एक तो विद्युत धारा के लिए और दूसरा रंग के लिए। तो जब सोडियम क्लोराइड को हम लेते हैं तो वो सफेद कलर का होता है, और जब उसके ऊपर से सोडियम की वाष्प गुजारते हैं तो उसका कलर हल्का पीला हो जाता है। मतलब जब हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं तो उसका कलर होता है सफेद, और जब उसके ऊपर से हम सोडियम की वाष्प को गुजारते हैं तो उसका कलर हो जाता है पीला। वो पीला कलर क्यों आता है, क्योंकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ये आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाता है तो वहां पे वो अस्थायी होता है, वहां से वापस नीचे आता है, और जब वहां से वो नीचे आता है तो फोटोन के रूप में एनर्जी बाहर निकालता है, और वो फोटोन लाइट बन के आपके आईज में जाता है। सही है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस याद रखें कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने से क्या आएगा, रंग आएगा। सही बात है। अब ये जो एफ केंद्र है उसका चक्कर ये है कि एफ जो वर्ड है उसकी फुल फॉर्म होती है फर्मेंजेंटर, और फर्मेंजेंटर एक जर्मन वर्ड है जिस जर्मन शब्द का मतलब होता है रंग। तो हुआ क्या, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस क्रिस्टल में रंग आया है, तो इसलिए इस जगह को हम बोलते हैं एफ केंद्र। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे है वो आपका कहलाता है एफ केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो हुआ ये कि ऋणायन न्यूनता। अब आप सोचिए, इस क्रिस्टल में से Cl बाहर निकल गया तो अपने आप इस क्रिस्टल में अभी जो बाउंड्री है इस बाउंड्री में अपने आप कौन बढ़ गया, Na प्लस। तो यहां पे Cl माइनस बाहर निकल चुका है, ऋणायन की न्यूनता हो चुकी है, इस कारण से धातु का आधिक्य हो गया है, और यहां पर जब ये Cl माइनस गया तो ये Na का इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे आ गया जिससे बना एफ केंद्र। फिर मैंने आपको बताया कि कभी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको दिखे तो दो बातें आप याद रखें, एक तो वहां पे विद्युत धारा आएगी, दूसरा वहां पे रंग आएगा। तो इसी कारण से इसका नाम है एफ जेंटर, क्योंकि एफ का मतलब होता है फर्मेंजेंटर जिसका जर्मन में मतलब होता है रंग। ओके, तो अब हम इसके रिगार्डिंग लैंग्वेज को लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज कुछ इस तरह की है, जब NaCl के क्रिस्टल को, ये NaCl का क्रिस्टल सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, तो इस क्रिस्टल को हम सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म कर रहे हैं, तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। तो ये जो सोडियम परमाणु है ये क्रिस्टल की सतह पर आके जम जाएंगे। सोडियम वाष्प का सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर Na+ बनाता है, तो इस सोडियम वाष्प के सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्या बनाया, Na+ बनाया। क्रिस्टल के Cl- इस Na+ से मिलकर NaCl बनाते हैं, तो ये क्रिस्टल का जो Cl- है ये मिला इस Na+ से, और इसके मिलने से क्या बना, NaCl। Na वाष्प के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन Cl के निकलने से बनी रिक्ति पर चला जाता है, तो ये Na वाष्प का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां गया, इस क्रिस्टल के कारण बनी रिक्ति के अंदर। परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य हो जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्रिस्टल के अंदर Cl बाहर निकल चुका है, तो अब किसका आधिक्य हो गया है, सोडियम का। आगे इलेक्ट्रॉन द्वारा बनी रिक्ति को एफ केंद्र कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फार्मेंजेंटर जर्मन वर्ड है, मतलब होता है रंग, और यह इलेक्ट्रॉन NaCl को पीला रंग प्रदान करते हैं, और इस प्रकार से होने वाली रिक्ति को हम बोलते हैं ऋणायन न्यूनता। ठीक बात है। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं धातु आधिक्य का दूसरा वाला जिसका नाम है धनायन आधिक्य। देखिए, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का निर्माण पता है कैसे हुआ, जिंक ऑक्साइड का निर्माण ऐसे हुआ था कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, ऑक्सीजन ने उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनाया Zn2+, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाया ऑक्सीजन 2-, और ये Zn2+ और O2- आपस में जुड़े और इससे निर्माण हुआ हमारे Zn का। सही बात है, जिसके अंदर जिंक और ऑक्सीजन का अनुपात एग्जैक्टली बराबर है, जितने जिंक हैं उतने ही ऑक्सीजन है। परंतु जब इस जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो इस जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर जिंक
Zn2+ की फॉर्म में अलग हो जाता है, ये जो जिंक है वो Zn2+ की फॉर्म में अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन जिंक से ग्रहण किए थे वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन त्याग कर देती है और खुद O की फॉर्म में बच जाती है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, क्या बनाया? Zn2+। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या बनाया? O2-। अब ये जो जिंक है और ऑक्सीजन है ये आपस में जुड़ के बनी Zno, मतलब Zno के अंदर क्या है? Zn2+ है और O2- है। परंतु जब इसको हम गर्म करते हैं तो Zn2+ तो ऐसे कैसे रहता है, बट ये ऑक्सीजन 2- जो है ये ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो उसने जिंक से ग्रहण किए हैं उनका फिर से त्याग कर देती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और ये अकेली ऑक्सीजन बचती है O की फॉर्म में। जब ऐसा काम 2 जिंक करते हैं, मतलब 2 जिंक ऑक्साइड करती है, तो फिर 2 Zn2+ बनते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं 4 और 2 O कंबाइन होकर बना लेते हैं O2, और ये O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर उड़ जाती है। ओके, शॉर्ट में वापस समझाऊंगा मैं आपको। तो ये हुआ है कि जिंक ऑक्साइड में अलग करने पर Zn2+ और 2- बनता है। जिंक को जब गर्म किया, इस ऑक्साइड को जब गर्म किया तो Zn2+ अलग हो गया और O2- ने में जो ऑक्सीजन है उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से लिए थे उनका त्याग कर दिया और अब ये Zno जो है उसके अंदर से ऑक्सीजन अलग हो चुकी है और जब 2 मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे तो 2 Zn2+ बाहर निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 ऑक्सीजन बाहर निकलेगी जो आपस में O2 बनाकर ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में उड़ जाएगी। तो क्रिस्टल में कौन ज्यादा हो जाएगा? क्रिस्टल में अपने आप ज्यादा हो जाएगा धनायन, और इसलिए इसको बोलते हैं धनायन आधिक्य। ठीक बात है। तो इसकी लैंग्वेज को मैं लिखता हूं और फिर इस इक्वेशन को फिर से लिख के हम डिस्कस करते हैं। कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड का रंग सफेद होता है, मतलब कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड जो है वो सफेद रंग की है। गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन निकलती है। तो जैसा हमने समझा था कि जब जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती है तथा यह पीले रंग का हो जाता है। और दोस्तों पीले रंग का क्यों हुआ? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जैसे मैंने आपको समझाया कि कभी भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 चीजें जरूर आएंगी, एक तो विद्युत धारा और दूसरा रंग। अब इसकी ये इक्वेशन किस तरह से बनाई गई है वो देखिए। Zno गर्म करने पर एक तो Zn2+ बनाता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन निकाल देता है और साथ में O बनता है। जब ऐसा ये 2 लोग करते हैं तो 2 जिंक बाहर निकलता है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और 2 ऑक्सीजन मिलकर एक O2 बनाता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि O2 बनेगा, बट इस केस में हाफ। तो अब ये बैलेंस रहेगा। देखो 2 तरह से लिख सकते हो, आप कंफ्यूज ना हो, आप 2 तरह से लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख लें 2 Zno को गर्म कर रहे हैं तो 2 बन रहे हैं Zn2+, 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और एक O2 बन रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये रिएक्शन में ये 2 मोल के लिए, अगर एक के लिए लिखना हो तो पूरे को 2 से भाग लगा दो। तो यहां 2 से भाग लगाया Zno, यहां 2 से भाग लगाया Zn2+, यहां 2 से भाग लगाया 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 से भाग लगाया तो हाफ O2। तो उस फॉर्मेट में रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। तो कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही चीज है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अब क्या हुआ? O2 क्रिस्टल में से बाहर निकल जाएगी क्योंकि O2 गैस है, तो ये O2 गैस की फॉर्म में उड़ जाएगी। तो अब क्रिस्टल में Zn2+ का आधिक्य हो जाता है। अब दोस्तों जो Zn2+ एक्स्ट्रा हो गया है वो चल जाएगा अंतराकाशी स्थान में। तो Zn2+ अंतराकाशी स्थान में चला जाता है और साथ में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी चला जाएंगे अंतराकाशी स्थान में, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में उसका जुड़ाव था। अब ऑक्सीजन हट चुकी है तो Zn2+ क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया, तो वो उस जगह को छोड़ के कहां चल जाएगा? अंतराकाशी स्थान में। और वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे ताकि जितना पॉजिटिव चार्ज रहे उतना ही नेगेटिव चार्ज रहे और आपका क्रिस्टल जो है वो उदासीन रहे। तो ये था दोस्तों धनायन आधिक्य। धातु आधिक्य के दोनों प्रकार हमने पढ़ लिए। अब धातु न्यूनता हमको पढ़ना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है तो उसको अपन फिनिश करते हैं। अशुद्धता दोष। यदि अल्प मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए, मतलब यहां पर NaCl के क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में है SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो Na+ के कुछ स्थान Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं। दोस्तों स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अंदर ये Sr जो है ये Sr2+ की फॉर्म में है और Cl- की फॉर्म में है, तो इसका चार्ज है -1, इसका चार्ज है +2, इसलिए एक Sr2+ 2 Cl को संभालता है, जबकि Na का चार्ज है +1, Cl का भी है -1, तो एक Na के लिए एक Cl होता है। अब NaCl के क्रिस्टल में अगर Sr2+ अशुद्धि के रूप में आता है तो Sr2+ पे 2 आवेश है, +2 है, तो इस चक्कर में इस क्रिस्टल से 2 Na+ गायब हो जाएंगे और इसकी जगह अकेला आ जाएगा एक Sr2+।
दो जने क्यों गायब हुए? क्योंकि वैद्युत उदासीनता बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इसी कारण से जब Sr2+ आता है तो दो Na+ गायब हो जाते हैं और एक Na+ की जगह तो Sr2+ जाके बैठ जाता है, बट दूसरे Na+ की जगह खाली रहती है। इसी बात को लिखा है कि प्रत्येक Sr2+ दो Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है परंतु दूसरा स्थान रिक्त रहता है, और इस प्रकार से बनने वाले दोष को हम लोग नाम देते हैं अशुद्धता दोष। तो ये बिंदु दोष का उदाहरण है। बिंदु दोष के हमने दो प्रकार पढ़े थे, रस समीकरणमितीय दोष और असमीकरणमितीय दोष। उसमें तीसरा एक और ऐड कर लीजिएगा, अशुद्धि दोष। तो इसी के साथ दोस्तों जो ठोस में दोषों वाला टॉपिक था, ये आपका टॉपिक